हमारी कहानी उस आदमी से शुरू होती है जो एयरपोर्ट के विस्तार का इंतजार कर रहा था। अधिकारी मुआवजे के लिए घर घर जाकर पैमाइश कर रहे थे। फिर भी उसने 3 महीने इंतजार किया। किसी एक इंसान ने भी उसका दरवाजा नहीं खटखटाया और बाद में उसे पता चला कि नक्शे से उसकी जमीन जानबूझकर हटा दी गई है। जाहिर है वो गुस्से में जवाब मांगने पहुंचा, पर उसे बताया गया कि ये आखिरी फैसला है और अब कुछ नहीं हो सकता। उसके पड़ोसियों ने उसका मजाक उड़ाया कि वो हमेशा इसी पुराने घर में फंसा रहेगा, पर फुचिन ने हार मानकर सिर्फ शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए लोन लिया। और 6 महीने बाद उसका पुराना घर एक 10 मंजिला इमारत बन गया। उसने क्लाउड होटल का बोर्ड लगा दिया और उसका वो बोर्ड पूरे एयरपोर्ट की सबसे शानदार जगह बन गया। हमने देखा कि एयरपोर्ट की खबर फैलते ही हमारे शांत कस्बे अनिंग की शांति भंग हो गई और हर तरफ मुआवजे की बातें होने लगीं। नया घर और भविष्य की बातें आम हो गईं, जबकि दफ्तर की सफेद गाड़ियां मिट्टी वाली सड़कों पर लगातार दौड़ने लगीं। कर्मचारी फीता और डायरी लेकर हर घर पहुंच रहे थे और यहीं हमारी मुलाकात अपने नायक फुचिन से होती है। वो कस्बे के पूर्वी किनारे पर एक पुराने 2 मंजिला घर में रहता था और माता पिता के गुजर जाने के बाद से वो वहां बिल्कुल अकेला था। पहले दिन दफ्तर की गाड़ी उसके दरवाजे के ठीक सामने से निकल गई, पर उसे लगा कि शायद उन्होंने पश्चिम की तरफ से काम शुरू किया है। 1 हफ्ते बाद उसके पड़ोसी ने बड़ी रकम का सौदा किया और वो खुशी से फुचिन से पूछने लगा कि उसका काम कहां तक पहुंचा। फुचिन बस मुस्कुराकर सिर हिला देता, पर पहले महीने के अंत तक पूर्व के बाकी निवासी भी अपने कागजों पर दस्तखत कर रहे थे। जल्द ही कस्बे की दीवारों पर लाल रंग से तोड़ने के निशान लग गए, पर उसके घर की दीवारें वैसी ही रहीं। 2 महीने और बीतने पर उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि लगभग सब लोग जा चुके थे। एक अनहोनी के डर के साथ वो मेयर जंगदाकियन से मिलने पहुंचा, जो फोन पर काफी व्यस्त थे। जब फुचिन ने दरवाजा खोला तो मेयर ने चिढ़ते हुए उससे आने की वजह पूछी। फुचिन ने सीधे एयरपोर्ट के काम और अपने घर के बारे में पूछा, जिसे सुनकर जंगदाकियन रुक गए। मेयर ने धीरे से फोन रखा और दराज से एक बड़ा नक्शा निकालकर एक खास हिस्से की तरफ इशारा किया। जब फुचिन ने पास जाकर देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि नक्शे की लाल लकीर उसके घर के पास से किसी तेज ब्लेड की तरह मुड़ रही थी। वो लकीर उसके आंगन की दीवार से सटकर निकल रही थी, जिससे उसका छोटा सा घर किसी भूले बिसरे टापू जैसा लग रहा था। वो लाल सीमा के बाहर अकेला रह गया था। उसने कांपती आवाज में पूछा कि ये क्या हुआ है। उसे लगा शायद कोई गलती हुई है, पर जंगदाकियन ने बर्फ जैसे ठंडे लहजे में कहा कि इसमें कोई गलती नहीं है। मेयर ने कहा कि योजना बन चुकी है और वो बेबस हैं। फिर भी फुचिन ने पूछा कि उसके घर को छोड़कर पूरा कस्बा क्यों तोड़ा जा रहा है। जंगदाकियन की आवाज अचानक तेज हो गई और उन्होंने कड़क अंदाज में दोहराया कि वो अपनी बात समझा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये विशेषज्ञों का फैसला है और इसे बदला नहीं जा सकता। फिर अचानक मीटिंग खत्म करके चले गए। मेयर के जाने के बाद फुचिन जब घर लौटा तो उसने अपने पड़ोसी को सामान लादते देखा। फुचिन का उतरा हुआ चेहरा देखकर लीशन अपनी खुशी नहीं छुपा पाया। उसने पूछा कि क्या फुचिन को जवाब मिल गया, पर फुचिन चुप रहा, जिसे देखकर पड़ोसी ने नफरत से अपना मुंह बना लिया। लीशिन ने ताना मारा कि उसे पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि फुचिन के घर की जगह बिल्डरों के लिए किसी काम की नहीं थी। चूंकि घर किनारे पर था तो वो किसी रास्ते में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्हें मुआवजा देना घाटे का सौदा लगा। एक और पड़ोसी ने मजाक उड़ाया कि अब वो पूरे कस्बे में अकेला रह जाएगा। वो हमेशा के लिए उसी पुराने घर में फंसा रहेगा, जहां एयरपोर्ट का शोर उसे बहरा कर देगा। लीशिन और जोर से हंसा और कहा कि वो लोग तो नए फ्लैट में रहेंगे, पर यहाँ के हालात काफी अलग होने वाले हैं। उसने मजाक किया कि फुचिन को हवाई जहाजों का धुआं सूंघना पड़ेगा। वो कड़वी हंसी उसके कानों में सुइयों की तरह चुभी, पर वो चुपचाप अपने पुराने घर को देखता रहा। आखिरकार सामान वाले ट्रक चले गए और उसने सुओन को फोन लगाने के लिए अपना नंबर डायल किया। उसने अपना नाम बताया और दूसरी तरफ से सुओन की आवाज में थोड़ी हैरानी और कोमलता महसूस हुई। उसने पूछा कि अचानक फोन क्यों किया, और थोड़ी खामोशी के बाद उसने बताया कि उसे एक लोन के बारे में सलाह चाहिए। सुओन बचपन की दोस्त थी जिसने फाइनेंस की पढ़ाई की थी और अब बैंक में मैनेजर के तौर पर काम कर रही थी। लोन की बात सुनकर सुओन हैरान थी, पर फुचिन ने बस इतना कहा कि सब ठीक है। उसने घर की मरम्मत की बात की, जिससे सुओन और भी उलझन में पड़ गई। उसने याद दिलाया कि वो इलाका तो एयरपोर्ट के लिए तोड़ा जा रहा है। तब उसने उसे पूरी अजीब स्थिति समझाई। ये सुनकर कि उसका घर छोड़ दिया गया है, सुओन खामोश हो गई और फिर इस नाइंसाफी पर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि नक्शे में एक घर को छोड़ दिया गया है, पर फुचिन बिल्कुल शांत था। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और, इससे फर्क नहीं पड़ता था। सुओन ने पूछा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। खाली जमीन की तरफ देखते हुए उसने कहा कि वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। उसका इरादा उसे गिराकर फिर से बनाने का था, जिसे सुनकर सुओन ने काफी देर बाद पूछा कि क्या उसे यकीन है। ये बहुत बड़ा निवेश था, पर उसने पक्का मन बना लिया था कि उसे 3 लाख युआन का लोन चाहिए। अपनी बचत मिलाकर उसके पास 5 लाख हो जाते, जिसे सुनकर सुओन को यकीन नहीं हुआ।
वो हैरान थी कि एक घर के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए, पर वो कोई साधारण घर नहीं बना रहा था। उसने क्षितिज की ओर देखा जहां जल्द ही लोगों की भीड़ होने वाली थी। उसका घर एयरपोर्ट के पास इकलौती निजी इमारत होने वाली थी जिससे सारा खेल बदल जाता। उसने पूछा कि इंटरनेशनल हब के पास होटल खोलने के बारे में उसका क्या ख्याल है। सुअन सन्न रह गई। एक काबिल प्रोफेशनल होने के नाते वो तुरंत उसके इरादे की गहराई समझ गई। उसे डर था कि ये बहुत बड़ा जोखिम है और उसने फुचिन के अनुभव और कनेक्शन पर सवाल उठाए। उसकी चिंता देखकर फुचिन ने उससे ही एक सवाल पूछा ताकि उसकी समझ को परख सके। सुओन को अब भी चिंता थी कि पुराने घर के बदले इतना बड़ा लोन मिलना मुश्किल होगा। उसने उसे टोकते हुए माना कि इसीलिए उसने उसे फोन किया है। वो जानता था कि वो उसे मुश्किल में डाल रहा है, पर सच तो ये था कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कहा कि ये उसकी किस्मत बदलने का इकलौता मौका है, जिस पर सुओन ने आह भरते हुए कहा कि फुचिन तुम बिल्कुल नहीं बदले। उसने मजाक किया कि वो हमेशा चुप रहता है, पर बोलता है तो चौंका देता है। फिर उसने उसे कल दफ्तर आने को कहा। उसने मदद का भरोसा दिया, हालांकि वो कामयाबी की गारंटी नहीं दे सकती थी, और फुचिन ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। उसने मजाक में कहा कि अभी शुक्रिया मत कहो, कम से कम तब तक जब तक तुम्हारा होटल खुल ना जाए। उसने प्रेसिडेंशियल स्वीट में उम्र भर मुफ्त रहने की शर्त रखी और वो गंभीरता से मान गया। तो अगली सुबह ढलते ही उसकी उम्मीदों का ये नया सफर सच में शुरू हो गया। वो शहर जाने वाली पहली बस में बैठ गया जहां सुओन तुरंत उसके कागजों की बारीकी से जांच करने लगी। उसने अनगिनत फोन किए और उसे अलग अलग विभागों में ले गई जहां ऑडिटरों ने उसके घर के कागजात देखे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एयरपोर्ट के बीचों बीच एक घर के लिए लोन लेना एक बहुत बड़ा खतरा था। उसे बार बार अपना बिजनेस प्लान समझाना पड़ा, पर लोग उस शांत से लड़के को सिर्फ शक की नजरों से देख रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब उसे लगा कि वो हार जाएगा, पर सुवन हमेशा उसका हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थी। उसने न सिर्फ प्लान सुधारा बल्कि उसे बात करने का तरीका भी सिखाया और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। एक हफ्ते बाद सुओन का फोन आया। उसकी आवाज थकी हुई थी, पर उसमें एक छिपी हुई खुशी महसूस की जा सकती थी। उसने बताया कि वो जंग जीत चुके हैं, और फुचिन ने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा कि क्या ये सच है। ये सच था। एक हफ्ते में 3 लाख युआन मिल जाने वाले थे, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने बताया कि उसने इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए अपने बड़े अफसर के सामने अपनी साख दांव पर लगा दी थी। उसने इसे साल का सबसे अनोखा पायलट प्रोजेक्ट बताया था, और इसी वजह से वो अपने सीनियर को मना पाई थी। वो काफी देर तक खामोश रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बस धीरे से उसका नाम ले पाया। सुओन ने हंसते हुए उसे बुद्धू कहा। उसने वादा किया कि पैसे आते ही वो उसे डिनर पर ले जाएगा, पर सुओन ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। उसने बस जल्दी से होटल बनाने को कहा, क्योंकि वो अपने स्वीट का इंतजार कर रही थी, और फोन रखने के बाद वो खिड़की के पास गया। बाहर काम शुरू होते देख उसे लगा कि ये सिर्फ पैसा नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का जुआ है। उसने खुद से कहा कि अब पीछे नहीं हट सकते। पैसे आने के अगले ही दिन उसने शहर की सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट फर्म से संपर्क किया और कस्बे की मशहूर कंस्ट्रक्शन टीम को काम पर रखा, जिसके मुखिया कैप्टन झाओ थे। झाओ एक ईमानदार आदमी थे, और उस पुराने घर को देखकर उन्होंने सिर खुजलाते हुए पूछा कि क्या फुचिन सच में इसे गिराना चाहता है। फुचिन के हाँ कहते ही उन्होंने पूछा कि वो क्या बनाना चाहता है, क्योंकि आसपास तो सिर्फ एयरपोर्ट ही होगा। उसने शांति से नक्शे निकाले और अंकल झाओ से कहा कि फिक्र ना करें, क्योंकि डिजाइन प्रोफेशनल्स ने बनाया है। कैप्टन झाओ ने नक्शा देखा और उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, वो बुदबुदाए। उन्होंने देखा कि ये बेसमेंट और छत के साथ 4 मंजिला इमारत थी। फुचिन ने कहा कि ये कोई विला नहीं बल्कि एक होटल है। कैप्टन झाओ और उनके मजदूर होटल शब्द सुनकर बिल्कुल सन्न रह गए। उनके चेहरों पर वही हैरानी थी जो बैंक के ऑडिटरों के चेहरे पर थी। कैप्टन झाओ को अब भी शक था, पर फुचिन की आंखों में पक्का इरादा देखकर वो खामोश हो गए और देर तक नक्शे को देखते रहे। तभी उन्हें कुछ समझ आया, और उन्होंने अपनी जांग पर हाथ मारते हुए कहा कि अब उन्हें फुचिन का इरादा समझ आया है। उन्होंने उस जवान लड़के की अकल की तारीफ की और सही शब्द ढूंढते हुए बार बार दोहराने लगे कि इसे कहते हैं। वो हकपकाते हुए उस शानदार प्लान की तारीफ करने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी खुशी बढ़ती जा रही थी। उस तजुर्बेकार बिल्डर को धीरे धीरे उस बड़े सपने की गहराई समझ में आने लगी थी। वो अब भी शब्द ढूंढ रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट के रास्ते में होटल बनाना वाकई एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। बाकी मजदूर अपने कैप्टन को देख रहे थे, जो अभी तक हैरानी और उस लड़के की रणनीति की तारीफों के बीच फंसे हुए थे। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग इस अनोखे प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उन्होंने उस जगह की अहमियत और उस जीनियस दिमाग को अपनी बातों में ढाल ही लिया। कैप्टन झाओ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि ये प्लान तो वाकई वाकई ये तो कुछ अलग ही लेवल की चीज है। वो बार बार कहते रहे कि इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, जैसे वो इस दिलेरी के लिए कोई सही तकनीकी शब्द ढूंढ रहे हों।
फुचिन बस उन्हें देखता रहा। उसे सुकून था कि आज उसके प्लान का पहला हिस्सा आखिरकार शुरू हो गया है। उसने टीम को काम शुरू करने को कहा और जल्द ही भारी मशीनों का शोर गूंजने लगा, जिससे पड़ोसी भी तमाशा देखने जमा हो गए। बुलडोजर के नीचे बचपन की यादों वाले उस पुराने घर को गिरते देखने वालों की सांसें थम गईं। पड़ोसी कानाफूसी करने लगे कि फुचिन पागल हो गया है, जो इतने अच्छे घर को बिना सोचे समझे गिरा रहा है। लीशिन हाथ बांधे खड़ा था और मजाक उड़ाते हुए बोला कि उसने सुना है फुचिन कोई आलीशान विला बनाने वाला है। उसने ताना मारा कि उसके पास अकल कम और पैसा ज्यादा है और वो देखना चाहता है कि काम पूरा होने पर क्या होता है। दूसरों ने भी सुर में सुर मिलाया और पूछा कि क्या उससे इतने बड़े और सुनसान घर में अकेले डर नहीं लगेगा। उन्होंने मजाक किया कि बिना पड़ोसियों के ये किसी कब्रिस्तान जैसा होगा और घमंड का अंजाम बुरा ही होता है। उन्हें लगा कि दफ्तर से पंगा लेना उससे भारी पड़ेगा, पर फुचिन इन फालतू की बातों से बिल्कुल बेअसर रहा। वो मलबे के सामने खड़ा होकर मजदूरों को देख रहा था कि तभी कस्बे के मेयर जंगदाकियन वहां पहुंच गए। मेयर अपनी गाड़ी से ये सब देख रहे थे। शायद उन्हें लगा था कि फुचिन रोता हुआ आएगा, पर यहां तो नजारा ही कुछ और था। मेयर ने उसे आवाज दी और फुचिन ने पास जाकर बड़े आराम से पूछा कि क्या कोई बात है। मेयर ने सख्त लहजे में पूछा कि यह सब क्या हो रहा है और क्या उसके पास घर दोबारा बनाने की परमिट है। फुचिन ने सारे कागजात उनके सामने रख दिए, जिन्हें देखकर मेयर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने फाइल वापस फेंक दी। उनकी आवाज में धमकी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि एयरपोर्ट का काम कोई खेल नहीं है जिससे वो खिलवाड़ करे। उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध काम का अंजाम बुरा होगा, जबकि फुचिन ने शांति से अपने कागज वापस रख लिए। फुचिन ने मेयर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि उसका हर कदम कानून के दायरे में है। उसने साफ कर दिया कि वो किसी के काम में दखल नहीं देगा और बदले में वही उम्मीद करता है, जिससे मेयर भी हैरान रह गए। मेयर ने गुस्से में गाड़ी का शीशा चढ़ाया और चले गए। हालांकि फुचिन जानता था कि ये तो बस एक चेतावनी थी। ये उसके हौसले की परीक्षा थी और अगले कुछ दिनों तक वो दिन रात वहीं खड़ा रहा जब इमारत का ढांचा खड़ा होने लगा। उस खाली जमीन पर इमारत रोज बड़ी होती दिख रही थी और पहले महीने के अंत तक बेसमेंट और नींव का काम पूरा हो गया। दूसरे महीने तक मुख्य ढांचा बन गया और आखिरकार चौथी मंजिल की छत पर कंक्रीट डाल दी गई। कैप्टन झाओ ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई, जबकि फुचिन छत पर खड़ा होकर नीचे अपनी जमीन को देख रहा था। वहां से दूर बनते हुए एयरपोर्ट की झलक साफ दिख रही थी। उसका होटल और एयरपोर्ट अब एक खामोश दौड़ में शामिल थे। ये मुकाबला था कि दुनिया के सामने पहले कौन आता है। पर तभी एक दिन जब वो सामान की बात कर रहा था, कानून लागू करने वाली गाड़ियों का एक काफिला वहां पहुंच गया और उनमें से कई अधिकारी बाहर निकले। वो अलग अलग विभागों की वर्दी में थे, जिनके पीछे जंगदाकियन एक शातिर मुस्कान के साथ आ रहे थे। मुख्य अधिकारी ने सख्ती से पूछा कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। उसकी आवाज में बरसों का पुराना रौब साफ झलक रहा था। फुचिन अपनी पहचान बताने के लिए आगे बढ़ा। तभी उस आदमी ने अपना पहचान पत्र दिखाया और कहा कि वे एक जॉइंट टास्क फोर्स हैं। उन्होंने निर्माण में उल्लंघन, सुरक्षा के खतरों और पर्यावरण प्रदूषण की शिकायतें होने का दावा किया। और फुचिन समझ गया कि असली मुसीबत आ चुकी है। झेंग दैकिन खामोश रहा, पर उसकी आंखों की वो घमंडी चमक सब कुछ बयां कर रही थी। सच तो यह है कि वो इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उन सबके सामने फुचिन ने शांति से जवाब दिया कि उनके पास सारे कानूनी परमिट हैं और काम राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से ही हो रहा है। अधिकारी ने पलटकर कहा कि काम कानूनी है या नहीं ये तय करना फुचिन का काम नहीं है, और तुरंत अपनी टीम को जांच शुरू करने का आदेश दे दिया। उसने उन्हें बारीकी से जांच करने को कहा और हिदायत दी कि गलती ढूंढने के लिए कोई भी कसर बाकी न छोड़ी जाए। अधिकारी पूरे साइट पर फैल गए। कुछ आग से सुरक्षा के इंतजाम देख रहे थे, तो कुछ शोर और हवा की शुद्धता की जांच कर रहे थे। बाकी लोग कंस्ट्रक्शन लॉक खंगालने लगे। कैप्टन झाओ और मजदूर ये देखकर दंग थे, पर फुचिन ने उन्हें दखल देने से रोक दिया। उसने उन्हें तलाशी लेने दी, क्योंकि वो जानता था कि यह सब झेंग दैकिन का बदला है। ऐसे वक्त में वो अपना आपा खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी दोपहर कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा, क्योंकि वे अधिकारी जानबूझकर तंग करने के नए नए तरीके निकाल रहे थे। उन्होंने सरियों की दूरी गलत बताकर नापजोक शुरू कर दी और फिर धूल रोकने के इंतजामों को कम बताकर जुर्माने की बात करने लगे। उन्होंने कैंटीन का हेल्थ परमिट तक मांग लिया, जबकि झेंग दैकिन बार बार मुख्य अधिकारी के कान में जाकर कुछ फुसफुसा रहा था। वे दोनों बार बार उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन फुचिन इस पूरी मुश्किल के दौरान बिल्कुल खामोश रहा। बल्कि उसने छुपकर अपने फोन से वहां की हर हरकत और हर चेहरे का वीडियो रिकॉर्ड किया और सूरज ढलने तक ये करता रहा। पूरे साइट को तहस नहस करने के बाद वो पूरा दल एक साथ जमा हुआ ताकि वो उम्रदराज अधिकारी अपनी रिपोर्ट दे सके। उसने ऐलान किया कि दोपहर भर चली इस गहन जांच के बाद साइट पर सारे नियमों का पालन होता हुआ पाया गया है। साफ दिख रहा था कि उसे ये शब्द कहने में तकलीफ हो रही थी और फुचिन ने राहत की सांस ली। उसने इसके लिए पहले से तैयारी की थी।
होटल बनाने का फैसला करने के वक्त से ही उसने हर छोटी बात का ख्याल रखा था, यहाँ तक कि सबसे अच्छी सुपरविजन कंपनी को भी काम पर रखा था। उसने हर सामान का क्वालिटी सर्टिफिकेट मांगा था और ये पक्का किया था कि निर्माण का हर हिस्सा नक्शे के मुताबिक ही बने। उसका मकसद एक ऐसी इमारत बनाना था जिसमें कोई कमी न निकाल सके, और ये नतीजा देखकर झेंग दैकिन का चेहरा उतर गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि 20 के दशक का एक लड़का इतना समझदार होगा कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक अधिकारी का लहजा बदल गया। उसने कहा कि ये साइट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के पास है, इसलिए यहाँ के हालात खास हैं। पूरी सुरक्षा पक्की करने के लिए उन्होंने 1 हफ्ते तक काम रोकने और खुद जांच करने का हुक्म दिया, जिसे सुनकर कैप्टन झाओ गुस्से में चिल्ला पड़े। अधिकारी ने तुरंत तेवर दिखाए, पर जब फूचिन ने उस घमंडी चेहरे को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। सच तो यह है कि वो लगभग हंस ही रहा था। उसने बताया कि उसने अभी अभी वो वीडियो मीडिया में काम करने वाले एक दोस्त को भेजा है। उसने उन्हें अंदाजा लगाने को कहा कि जनता को ये देखकर कैसा लगेगा। वो आखिर में बस अपना घर बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद को एक साधारण और बेबस नागरिक कहा, और ये सुनकर अधिकारी के चेहरे की चमक उड़ गई। वो अधिकारी उसे सदमे में घूरने लगा। उसकी आंखों में यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। उसने अपने सपने में भी कभी इस तरह के अंजाम के बारे में नहीं सोचा होगा। उसकी नजरों में फूचिन बस एक बेसहारा अनाथ था, पर उसे क्या पता था कि उसने इतनी बड़ी चाल छिपा रखी थी। माहौल बिगड़ता देख उस अधिकारी ने झेंग दैकिन के पास जाकर पूछा, मेयर झेंग, अब हमें इस मामले में क्या करना चाहिए? झेंग दैकिन ने उसे गुस्से से घूरा और फिर दांत पीसते हुए आखिर में काम जारी रखने का आदेश दे दिया। पीछे मुड़कर देखे बिना वो अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी उस टीम के साथ वहां से दुम दबाकर भाग निकला। पूरे साइट पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई और कैप्टन झाओ और मजदूरों ने तारीफ में फूचिन को शाबाशी दी। उन्होंने उसे काबिल बताया, पर सिर्फ फूचिन जानता था कि उसकी बातें सिर्फ आधी सच थीं। उसने वीडियो जरूर बनाया था, लेकिन मीडिया वाले दोस्त की बात महज एक दिखावा थी। वो दांव खेल रहा था कि झेंग दैकिन अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से पीछे हट जाएगा। वो ये दांव जीत तो गया, पर वो जानता था कि वो आदमी इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने शहर की रोशनियों की तरफ देखते हुए फोन निकाला। उसने सुआन को फोन किया और बताया कि वो मुसीबत में पड़ सकता है, और उसे दोपहर की सारी बात विस्तार से समझाई। दूसरी तरफ से काफी देर तक सन्नाटा रहा, जिससे उसे लगा कि शायद सुआन वहां नहीं है। फिर उसकी थकी हुई पर काफी गंभीर आवाज आई। उसने उसे घबराने से मना किया, जिस पर फूचिन ने कहा कि वो घबरा नहीं रहा है, वो तो बस आगे का रास्ता जानना चाहता है। सुहान ने हालात का जायजा लिया और कहा कि उस आदमी से उसके अपने इलाके में सीधे टकराना सिर्फ हार की तरफ ले जाएगा। उसे यकीन था कि इसमें उनका ही नुकसान होगा, इसलिए उसने योजना बदलने की सलाह दी और आर्ट ऑफ वॉर का जिक्र किया कि हर युद्ध का आधार धोखा ही होता है। चूंकि उसके सारे परमिट और कागजात सही थे, तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसकी मजबूत बुनियाद थी। क्योंकि झेंग दैकिन को कोई कानूनी गलती नहीं मिली, इसलिए उसे घटिया हरकतों पर उतरना पड़ा। इसीलिए उन्हें अब एक अलग तरीका अपनाने की जरूरत थी। उन्हें एक ऐसी दिशा से अचानक हमला करना था जिसकी उसने उम्मीद न की हो। फूचिन के मन की उलझन साफ होने लगी जब सुआन ने धीरे से जवाब दिया कि वो रास्ता एयरपोर्ट है, यानी कि खुद एनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। फूचिन एक पल के लिए दंग रह गया, पर उसने आगे पूछा कि आखिर उसके होने वाले होटल की असली खासियत क्या होगी। उसकी खासियत थी उसकी जगह और एयरपोर्ट से उसकी नज़दीकी। अब से उसे अपनी सोच को सिर्फ एक दायरे तक सीमित नहीं रखना था। उसने समझाया कि वो सिर्फ एनिंग टाउन के इस छोटे से जमीन के टुकड़े पर ही ध्यान न दे, न ही झेंग दैकिन जैसे मामूली इंसान के पीछे पड़े। उसे अपनी सोच को एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जितना बड़ा करना होगा ताकि डेवलपर्स उसे अपना साथी माने। सुआन की बातें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। उसके मन का कोहरा तुरंत छंट गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि झेंग दैकिन उसे इतना परेशान क्यों कर रहा था, क्योंकि उसकी नजरों में फूचिन अकेला था। लेकिन अगर वो खुद को एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ ले, तो झेंग दैकिन कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। पर सवाल ये था कि ऐसा रिश्ता बनाया कैसे जाए। फूचिन ने अपनी हिचकिचाहट बताई कि एयरपोर्ट तो सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वहां के बड़े अधिकारियों तक पहुंचना उसकी हैसियत के बाहर है। उसे लगा कि उन तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, पर सुवान बस हंसी और पूछा कि बड़े अधिकारियों से सीधे बात करने को किसने कहा। उसने उससे पूछा कि क्या वो अपना सबसे बड़ा फायदा भूल गया है, जिससे फूचिन सोच में पड़ गया कि वो क्या हो सकता है। सुवान ने समझाया कि एयरपोर्ट के अलावा उसका साइट ही एनिंग टाउन की इकलौती जगह है जहां इतनी भीड़ जमा होती है। उसकी बात सही थी। एयरपोर्ट साइट पर हजारों मजदूर थे और उन सबको खाने पीने और रोजमर्रा की चीजों की जरूरत थी। उनकी जिंदगी यकीनन काफी उबाऊ और असुविधाओं से भरी होगी, और वो बिल्कुल उनके पड़ोस में ही था। ये एक बेहतरीन मौका था। वो तुरंत उसका मतलब समझ गया और उत्साह के साथ पूछा कि क्या वो उनके लिए कोई बिजनेस शुरू करे। उसने कहा कि ये सिर्फ एक बिजनेस से कहीं बढ़कर है। ये खुद को पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने का सबसे अच्छा मौका था।
वो अपनी साइट पर एक छोटा सर्विस एरिया, कैंटीन, दुकान या यहाँ तक कि एक ओपन एयर सिनेमा भी खोल सकता था। इसमें खर्च कम होगा, पर ये मजदूरों की ज़रूरतों को पूरा करेगा और उन्हें महज सामान नहीं बल्कि सुकून और सुविधा देगा। फूचिन वाकई बहुत प्रभावित हुआ और उसने उसे जीनियस कहा। तो सुवान बस हमेशा की तरह अपनी सहज अंदाज में मुस्कुरा दी। उसने कहा कि वो जीनियस नहीं है, बल्कि फूचिन ने ही उसे ये आइडिया दिया था जब उसने एयरपोर्ट के पास होटल बनाने का फैसला किया था। उसने उसे याद दिलाया कि मजदूरों की मुश्किलें हल करके वो सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, बल्कि हजारों लोगों के बीच अपनी साख बना रहा है। जब वे हजारों मजदूर उस पर भरोसा करने लगेंगे, तब एयरपोर्ट के बड़े अधिकारी उसे किस नज़र से देखेंगे। वे उसे एक दूरदर्शी पार्टनर के रूप में देखेंगे, एक ऐसा साथी जो उनकी मुश्किलों को बिना कहे ही सुलझा सकता है। उसने कहा कि तब तक उसका होटल महज एक सुनसान जगह पर खड़ी कोई अकेली इमारत नहीं रह जाएगा। सुवान ने अपनी सलाह जारी रखी और कहा कि जो इंसान ऐसा होटल बना सकता है वो बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं होगा। उसने उसे जल्दी कदम उठाने को कहा ताकि झेंग दैकिन के अगली चाल चलने से पहले ही वे अपनी जगह मजबूत कर लें। जब फूचिन ने पहला कदम पूछा तो उसने अंकल झाओ की मदद लेने को कहा, जिनके पास अस्थायी ढांचा खड़ा करने वाले हुनरमंद मजदूर थे। एक बड़ा खाने का स्टॉल लगाना आसान था और सामान के लिए उसने शहर के भरोसेमंद थोक व्यापारियों के नंबर देने का वादा किया जो उसके पुराने क्लाइंट थे। वे सिर्फ मुनाफे के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि लोगों का दिल जीतना चाहते थे। फोन रखने के बाद उसे अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई और उसकी सारी थकान और उलझन जैसे गायब हो गई। उनकी जगह अब एक नई उम्मीद ने ले ली थी। उसी रात उसने अंकल झाओ को ढूंढ निकाला और उन्हें अपना नया प्लान बताया। अंकल झाओ ने खुशी से अपनी जांघ थपथपाई और कहा कि उन्हें भी एयरपोर्ट के उन मजदूर भाइयों के लिए बुरा लग रहा था। वे बेचारे रोज वही कैंटीन का खाना खा थक चुके थे। एक खाने का स्टॉल उनके लिए बिल्कुल सही रहेगा, बियर और कबाब देखकर तो वे खुश हो जाएंगे। अंकल झाओ ने अपनी छाती ठोकते हुए इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की पूरी गारंटी ली। अपने वादे के मुताबिक अंकल झाओ ने कमाल की फुर्ती दिखाई। 3 दिन बाद लोहे के पाइपों और रंगीन चादरों से एक ढांचा बनकर तैयार हो गया। वहां एक बड़ा सा प्लाजा उभर आया था, जिसे फूचिन ने गैस स्टेशन का नाम देने का फैसला किया। एक ऐसी जगह जहां मजदूरों के साथ साथ उसकी अपनी हिम्मत को भी ताजगी मिल सके। वहीं झेंग दैकिन के जासूस दूर से ये सब देख रहे थे और हैरान थे कि वो होटल की जगह ये शेड क्यों बना रहा है। खाने के स्टॉल के उद्घाटन का दिन आ गया और फूचिन ने इस मौके पर एक छोटा और सादा सा कार्यक्रम रखा। उसने गेट पर लाल अक्षरों में एक बोर्ड लगाया कि पहले 3 दिनों तक खाने और पीने की सभी चीजें आधी कीमत पर मिलेंगी। यहां तक कि उसने अंकल झाओ के मजदूरों को एयरपोर्ट के गेट पर पर्चे बांटने के लिए भी भेजा। शाम होने आई और आसमान में अंधेरा छाने लगा। जब एयरपोर्ट पर छुट्टी की घंटी बजी तो हजारों मजदूर एक सैलाब की तरह गेट से बाहर निकले। धूल से सने और थके हुए होने के बावजूद वे वहां की रोशनी देखकर रुक गए। भुने हुए मांस और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी, जिससे वे सोचने लगे कि आखिर ये नई और रौनक वाली जगह क्या है। भीड़ जमा होने लगी और किसी ने कहा कि ये कोई खाने की जगह लगती है जिसका नाम गैस स्टेशन है। उन्होंने वहां जाने का फैसला किया और पहला ग्राहक एक नौजवान था जिसने आवाज लगाकर मालिक को बुलाया। जब उसने पूछा कि क्या वाकई सब कुछ आधी कीमत पर है, तो फूचिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल। फूचिन खुद किचन में गया और फुर्ती से काम करते हुए चावल और मांस की एक बड़ी थाली लेकर आया। वो नौजवान और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान रह गए। 1 घंटे के अंदर ही वो पूरा गैस स्टेशन लोगों से खचाखच भर गया, जहां सब टोलियों में बैठकर खाने और बियर का लुत्फ उठा रहे थे। दिन भर की जो थकान और गुस्सा उन्होंने साइड पर दबा रखा था, वो अब अच्छे खाने और माहौल में बाहर निकल रहा था। वो रात जो कभी खामोश हुआ करती थी, अब एक नई जिंदादिली और शोर से गुलजार हो उठी थी। अंकल झाओ और उनके मजदूर भी वहां मौजूद थे और शराब के नशे में उनके चेहरे लाल थे। प्लान का पहला कदम कामयाब रहा। अगले कुछ दिनों में गैस स्टेशन का काम तेजी से चल निकला और वो मामूली सा शेड देखते ही देखते मशहूर हो गया। एयरपोर्ट साइड की उस उबाऊ जिंदगी में मजदूरों के लिए ये इकलौता सुकून और जन्नत जैसा कोना बन गया था। लेकिन तभी माहौल बदल गया जब कुछ अजनबी वहां दाखिल हुए, जिन्हें देखकर मजदूरों को किसी मुसीबत का अंदाजा हो गया। फूचिन किचन से बाहर आया, अपना एप्रन उतारा और उन गुंडों जैसे दिखने वाले आदमियों से शांति से पूछा कि वे क्या खाना चाहेंगे। उनके नेता ने पूछा कि क्या वही मालिक हैं, और फिर सीधे शब्दों में कहा कि वे खाने नहीं बल्कि प्रोटेक्शन मनी लेने आए हैं। उसने 5 उंगलियां दिखाईं और कहा कि एनिंग टाउन में बिजनेस करना है तो उनके नियम मानने होंगे। इससे पहले कि फूचिन कुछ कह पाता, पास की टेबल पर बैठा एक हट्टा कट्टा आदमी अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये एयरपोर्ट साइट का एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसका नाम झांग था, जो अब इस स्टॉल का रोज का ग्राहक बन चुका था। कॉन्ट्रैक्टर झांग ने एक भारी और डरावनी आवाज में पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। बाकी मजदूर भी गुस्से में उन्हें देखने लगे, क्योंकि वे साफ समझ रहे थे कि ये गुंडे जानबूझकर तंग करने आए हैं। फूचिन काउंटर के सामने शांत खड़ा रहा और देखने लगा कि ये बिन बुलाए मेहमान अब आगे क्या करने वाले हैं।
उनका नेता झांगची एक घटिया मुस्कान के साथ आसपास देखने लगा। वो और उसके चेले वहां ऐसे बैठ गए जैसे वो जगह उन्हीं की हो, जबकि रैंडी नाम का उनका एक साथी भीड़ को घूरने लगा। झांगची ने साफ कर दिया कि अगर यहाँ काम जारी रखना है तो सब कुछ उसके तरीके से ही होगा। उसने फूचिन की तरफ एक ठंडी और धौंस भरी नजर से देखा, जैसे वो तुरंत उसके सामने झुक जाएगा। ये साफ था कि वे सिर्फ झगड़ा मोल लेना चाहते थे, या शायद एक नए बिजनेस से आसानी से पैसे ऐंठना चाहते थे। तनाव बढ़ते देख एक युवा मजदूर ने कुछ बोलना चाहा, पर उसे डांटकर चुप करा दिया गया। गुंडों ने सबको सबक सिखाने की धमकी दी, पर कॉन्ट्रैक्टर झांग बस हंसा और बियर की एक खाली बोतल उठा ली। उसने बस हल्का सा जोर लगाया और कांच की वो बोतल उसके हाथ में ही चकनाचूर हो गई। झांगची और उसके आदमियों की मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि हर तरफ से मजदूर खड़े होने लगे थे। दर्जनों मजबूत आदमी खड़े हो गए। किसी के हाथ में बोतल थी तो किसी ने रिंच या लकड़ी के फट्टे उठा लिए थे। बिना कुछ कहे उन्होंने झांगची के गुट को घेर लिया। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साइटों पर कड़ी मेहनत की थी। भले ही वे सादे लोग थे, पर वे वफादारी के उसूलों पर जीते थे। क्योंकि फूचिन उन्हें अच्छा और सस्ता खाना खिलाता था, इसलिए वे जरूरत पड़ने पर उसके लिए किसी से भी भिड़ने को तैयार थे। झांगची और उसके गुंडे सीधे सादे कस्बे वालों को डराने के आदी थे, पर उन्होंने ऐसी भीड़ का सामना पहले कभी नहीं किया था। डर और नकली बहादुरी के साथ झांगची चिल्ला उठा। उसने पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, और अपने चाचा झांग दाइकियान की धमकी देने लगा। ठेकेदार झांग ने तिरस्कार के साथ जमीन पर थूका और पूछा कि क्या झांग दाइकियान वाकई में कोई इतना बड़ा आदमी है। उसने मजाक में पूछा कि क्या लड़के का बाप खुद स्वर्ग का राजा है। फिर कहा कि मारपीट होने से पहले यहां से दफा हो जाओ। झांगची एक आखिरी धमकी देना चाहता था, पर मजदूरों के बढ़ते घेरे को देखकर उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। वह और उसके गुर्गे वहां से दुम दबाकर भाग निकले और उनके पीछे मजदूरों के ठाकों की आवाज गूंज उठी। फूड चेन ने उन्हें भागते देखा, फिर उन मजदूरों की ओर मुड़ा जिन्होंने उसकी रक्षा की थी। उसे अपने दिल में खुशी की एक लहर महसूस हुई। तभी फूड चेन ने आगे बढ़कर ठेकेदार झांग और बाकी मजदूरों को झुककर सम्मान दिया और उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। ठेकेदार झांग ने बस हंसते हुए हाथ हिलाया। उसने कहा कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे उन नीच लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसने ऐलान किया कि वे इस जगह की रक्षा करेंगे। अगर किसी ने बोस्फो को परेशान किया तो उसे उनके कई हजार भाइयों से भिड़ना होगा। उसकी इस बात पर वहां मौजूद हर किसी ने जोरदार आवाज में अपनी सहमति जताई। भीड़ के बीच खड़े होकर फूड चेन ने उन ईमानदार और सच्चे चेहरों को देखा और बहुत शुक्रगुजार महसूस किया। वहीं दूर से झांग दाइकियान और सईज नेफू को आवारा कुत्तों की तरह भागते देख वे गुस्से से कांपने लगे। उसी पल उसे एहसास हुआ कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, और जिस अनाथ को वो नीचा समझता था उसके पंख अब बहुत मजबूत हो चुके थे। ज्यादा दूर नहीं, फूड चेन की 4 मंजिला इमारत का मुख्य ढांचा आखिरकार बनकर तैयार हो गया था। अब बस बाहरी सजावट बाकी थी। उसने इसके लिए एक नाम भी चुन लिया था, क्लाउड होटल। उसने ठान लिया था कि जिसने भी उसे नीचा दिखाया है वो उसकी कामयाबी को जमीन से सिर उठाकर हैरानी से देखेंगे। झांगची और उसके आदमियों के अपमानित होकर भागने के बाद गैस स्टेशन का माहौल जोश और उत्साह से भर गया था। ठेकेदार झांग ने मेज पर पैसों की गड्डी रखी। उसने फूड चेन से कहा कि अगर वो उनका सम्मान करता है तो वो अपने पैसे वापस ले ले। उसने साफ कह दिया कि उन्होंने उसकी मदद किसी सस्ते खाने या उसके एहसान के लिए नहीं की थी। उस पल फूड चेन को एहसास हुआ कि उसने पैसों से कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल कर ली है। उसने उन लोगों का दिल जीत लिया था। इस घटना की खबर जल्द ही एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कमांड सेंटर तक पहुंच गई, और शुरुआत में अधिकारी काफी घबरा गए थे। उनके लिए हजारों मजदूरों का एक बिना नियंत्रण वाली निजी जगह पर जमा होना सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा था। प्रोजेक्ट विभाग ने रात भर आपातकालीन बैठक की, जहां किसी ने फूड चेन के गैस स्टेशन को तुरंत बंद करने का सुझाव दिया। वे मजदूरों को वापस निर्माण स्थल पर भेजना चाहते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन टीम के प्रमुख ने इस विचार का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कैद करने से तनाव और दबाव बढ़ेगा, जो भविष्य में किसी बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। एक लंबी और तीखी बहस के बाद आखिरकार एक समझौता हुआ। उस जगह को खतरा मानने के बजाय उन्होंने उसे साथी बनाने की सोची। उन्होंने फैसला किया कि वे उसे अपना एक आधिकारिक पार्टनर बना लेंगे। जल्द ही एनिंग एयरपोर्ट निर्माण कमांड सेंटर की नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी निर्माण स्थल के ठीक सामने आकर रुकी। 30 की उम्र का एक आदमी बाहर निकला और एक विनम्र मुस्कान के साथ सीधे फूड चेन की ओर बढ़ा। उसने पूछा कि क्या वो बॉस फूड चेन है। फूड चेन ने थोड़ा सतर्क होकर हाँ कहा, और उस आदमी ने अपना परिचय दिया। उसने खुद को एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का डिप्टी डायरेक्टर चेन शो बताया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वे गैस स्टेशन के पास एक मेज पर बैठ गए। फूड चेन ने उनके लिए एक कप हर्बल चाय डाली और उनकी बात का इंतजार करने लगा। उसने पूछा कि डायरेक्टर चेन को क्या काम है। चेन शो ने मुस्कुराते हुए कहा कि बॉस फूड चेन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने समझाया कि वे यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने नहीं आए हैं, बल्कि एक व्यापारिक समझौते पर बात करना चाहते हैं। सहयोग की बात सुनकर फूड चेन हैरान रह गया और उसने इस बारे में और सफाई मांगी।
चेन शो ने अपना चश्मा ठीक किया और सीधे मुद्दे की बात पर आ गए। उन्होंने बताया कि विभाग ने माना है कि गैस स्टेशन ने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वे आभारी थे कि उसने मजदूरों को आराम की एक अच्छी जगह दी, जो इस तनावपूर्ण माहौल में बहुत बड़ी बात थी। वे एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते थे, जहां कमांड सेंटर उसके गैस स्टेशन को आधिकारिक मान्यता देगा। वे उसे प्रोजेक्ट का नंबर, एक लाइफ सर्विस एरिया बनाना और मासिक सब्सिडी देना चाहते थे। बदले में उनकी बस एक ही शर्त थी। फूड चेन की धड़कनें तेज होने लगीं। चेन शो ने कहा कि उन्हें बस खाने की सुरक्षा और कीमतों में स्थिरता की गारंटी चाहिए। वे चाहते थे कि मजदूर बिना किसी चिंता के खाना खाएं। उन्हें पता था कि फूड चेन की मौजूदा कीमतों से उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। सब्सिडी इसलिए थी ताकि वो इसे लंबे समय तक जारी रख सके। पीछे की व्यवस्था ठीक होने से मजदूर अपना पूरा ध्यान काम पर लगा पाएंगे। समझौते पर सहयोग शब्द देखकर फूड चेन की आंखें नम हो गईं। सू जुआन की वो चतुराई भरी रणनीति काम कर गई थी। उस बेहतरीन और अनोखी योजना ने आखिरकार ऐसी सफलता दिलाई थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अब सिर्फ प्रोजेक्ट का मददगार नहीं था, बल्कि अब वह एक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त पार्टनर बन चुका था। बिना एक पल की देरी किए उसने अपना जवाब दे दिया। उसने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए और चेन शो ने खुशी खुशी उस समझौते को अपने पास रख लिया। चेन शो ने कहा कि उनके साथ जुड़कर खुशी हुई और ये भी कहा कि अगर कभी मदद की जरूरत हो तो उन्हें जरूर फोन करें। चेन शो को विदा करने के बाद उसने तुरंत सु जुआन को फोन किया। उसकी आवाज उत्साह से कांप रही थी जब उसने बताया कि वे कामयाब हो गए। सू जुआन धीरे से हंसी और बोली कि जब आप ऐसी कीमत देते हैं जिसे कोई ठुकरा न सके तो हर कोई आपसे हाथ मिलाना चाहता है। वह अब कोई मामूली इंसान नहीं था जिसे कोई भी कुचल दे। उसकी अहमियत अब काफी ऊपर उठ चुकी थी। अगले ही दिन गैस स्टेशन पर सबसे सामने वाली जगह पर एक नया नीला बोर्ड लगा दिया गया, जिस पर 2 पंक्तियां लिखी थीं। उस पर लिखा था, एनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए विशेष लाइफ सर्विस एरिया, जिसे लॉजिस्टिक्स विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो बोर्ड किसी सेनापति के झंडे की तरह लग रहा था। उसे लगते ही वहां का पूरा माहौल ही बदल गया। मजदूरों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। वहां खाना अब सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि एक आधिकारिक सुविधा बन गई थी। इसके साथ ही उसकी पहचान एक साधारण कारोबारी से बदलकर एक सरकारी मान्यता प्राप्त व्यवसायी की हो गई थी। उस बोर्ड को देखकर उसे साफ महसूस हुआ कि झांग दाइकियान की शिकारी नजरें अब पीछे हट गई हैं। अगले 1 हफ्ते तक कोई परेशानी नहीं हुई, जो सच में सुकून और शांति के पल थे। सबने इस शांति का आनंद लिया, हालांकि उसे पता था कि ये तूफान से पहले की खामोशी है। झांग दाइकियान जैसा आदमी इतनी आसानी से हार नहीं मानता और 1 हफ्ते बाद एक नई मुसीबत सामने आ गई। उस सुबह ट्रक ड्राइवर बूढ़ा ली, जो मीट की सप्लाई लाता था, बड़े ही दुखी चेहरे के साथ उसके पास पहुंचा। उसने भारी मन से बॉस फूड चेन से माफी मांगी और बताया कि आज मीट की डिलीवरी नहीं आ पाएगी। फूड चेन का दिल बैठ गया और उसने घबराकर पूछा कि क्या हुआ है। बूढ़े ली ने एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और एक लंबी आह भरी। उसने बताया कि सुबह सामान लाते वक्त उसे परिवहन अधिकारियों ने रोक लिया और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। वजन सही होने के बावजूद उन्होंने 10,000 युआन का जुर्माना मांगा या ट्रक को 1 महीने के लिए जब्त करने की धमकी दी। फूड चेन समझ गया कि ये झांग दाइकियान की नई चाल है। जब वो सीधे हमला नहीं कर सका तो उसने सप्लाई चेन को निशाना बनाया। बूढ़े ली ने लाचारी से बताया कि सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। उस सुबह सब्जी, तेल और अनाज लाने वाले कई ट्रकों को अलग अलग रास्तों पर बेतुके कारणों से रोका गया था। फालतू के जुर्माने की वजह से ड्राइवर अब सामान लाने से डरने लगे थे। अब कोई भी वहां आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यह संसाधनों को रोकने की एक पुरानी चाल थी और सच कहें तो यह काफी असरदार साबित हो रही थी। गैस स्टेशन पर रोजाना भारी मात्रा में खाना लगता था। अगर सप्लाई रुक जाती तो उन्हें 2 दिनों में काम बंद करना पड़ता। दोपहर तक सामान की कमी का असर साफ तौर पर दिखने लगा था। कई मजदूरों ने कुछ खास पकवान मांगे पर वे बन ही नहीं पाए। मजदूर भले ही समझदार थे, पर फूड चेन उनकी आंखों में निराशा देख सकता था और वो अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा था। उसने तुरंत चेन शो को फोन कर सब बताया और दूसरी तरफ चेन शो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि यह सब जानबूझकर पूरे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के काम में बाधा डालने जैसा है। उसने तुरंत बात करने का वादा किया, लेकिन 1 घंटे बाद जब उसने फोन किया तो उसकी आवाज में बेबसी थी। उसने बात की थी और उन्होंने वादा भी किया, पर निचले अधिकारी सिर्फ दिखावा कर रहे थे और नाकेबंदी जारी थी। ये स्थानीय गुंडागर्दी का बुरा रूप था और हेडक्वार्टर होने के नाते उनके पास शहर के अधिकारियों पर सीधा अधिकार नहीं था। वे बस टालम टोल कर रहे थे और वक्त बर्बाद कर रहे थे। फूड चेन को समझ आ गया कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता, उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। उसने फौरन सु जुआन को फोन किया और उन थोक बाजारों के नंबर मांगे जिनका उसने पहले जिक्र किया था। सु जुआन ने तुरंत हाँ कहा, पर चिंता के साथ पूछा कि अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ गई।
उसने पूरी स्थिति के बारे में बताया। सुजुआन ने कहा कि ये उसे घेरने की एक सोची समझी और क्रूर साजिश है। उसने पूछा कि वो क्या करेगा, क्योंकि शहर से सप्लाई लाना दूर पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा और उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है। उसने कहा कि वो एक पुराना ट्रक ले लेगा। खर्चे की फिक्र नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टर चेन की सब्सिडी उसे संभाल लेगी। उसने मजबूती से कहा कि वो अपनी सप्लाई पर पूरा नियंत्रण चाहता है, ताकि भविष्य में कोई भी उसका गला न दबा सके। सू जुआन की आवाज में तारीफ का भाव था। उसने कहा कि गाड़ी की चिंता न करे, उसके पास एक पुरानी गाड़ियों का डीलर है। उसने कागजी कार्रवाई और शुरुआती खर्चा खुद संभालने का वादा किया और थोक बाजार में भी बात कर ली। उसने कहा कि एनिंग टाउन एक छोटा तालाब है और उसे अपनी जड़ें उस तालाब से बाहर विशाल समंदर में फैलानी होंगी। ये बातें उसके लिए एक नई रोशनी की तरह थीं। उसे समझ आया कि वो इस पूरे रास्ते को बाईपास भी कर सकता है। 2 दिन बाद एक पुराना नीला ट्रक निर्माण स्थल के प्रवेश द्वार पर आकर रुका। सो जुआन खुद उसे चला कर लाई थी। उसने चाबी सौंपते हुए पूछा कि क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसने कहा कि उसने कॉलेज में लाइसेंस बनवाया था, हालांकि काफी समय से गाड़ी नहीं चलाई थी, जो थोड़ी चिंता की बात थी। सू जुआन ने हंसते हुए कहा कि फिक्र मत करो, ये ट्रक काफी मजबूत है। उसने पीछे का हिस्सा खोला जो सामान से भरा हुआ था। उसने बताया कि वो रास्ते में थोक बाजार से सामान भी ले आई है। ताज़ा सामान और सफर से थकी हुई सुजुआन को देखकर फूड चेन का गला भर आया और उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। उसने उसका कंधा थपथपाया और कहा कि भावुक होना छोड़ो और सामान उतारना शुरू करो, क्योंकि मजदूर इंतजार कर रहे हैं। उसने इस मजाक में कहा कि जब उसका होटल खुलेगा तो वो उसके लिए कुछ बड़े कमरे बुक करके इसका बदला चुका सकता है। उस शाम गैस स्टेशन पर खाना पहले से कहीं ज्यादा शानदार था। जब मजदूरों को पता चला कि फूड चेन खुद शहर गया था तो वे दंग रह गए। फोरमैन जीन शराब का एक कटोरा लेकर उसके पास आए। भावुक होकर उन्होंने माना कि उन्होंने शायद ही कभी किसी का इतना सम्मान किया होगा। उन्होंने कहा कि वे सब अब उसके साथ हैं और ये गैस स्टेशन उनका घर बन गया है जिसकी वे रक्षा करेंगे। तभी सैकड़ों मजदूर इसमें शामिल हो गए। उनकी आवाजें एक साथ गूंज उठीं कि ये उनका घर है और कोई इसे छू नहीं पाएगा। उस पल हमें एहसास हुआ कि झांग दाइकियान की उन्हें भूखा मारने की वो क्रूर कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई थी। उसे कुचलने के बजाय झांग दाइकियान ने अनजाने में फूड चेन और मजदूरों के बीच एक अटूट रिश्ता बना दिया था। अपना ट्रक और स्वतंत्र सप्लाई चेन होने से अब गैस स्टेशन की बुनियाद चट्टान की तरह मजबूत हो गई थी। उसने अपनी पूरी ऊर्जा होटल के निर्माण में लगा दी और सू जुआन ने जो डिजाइनर ढूंढा था वो वाकई में बेहतरीन था। उसने होटल के लिए एक आधुनिक और सरल स्टाइल बनाया जो निर्माण स्थल के शोर के बीच बिल्कुल अलग और खास दिख रहा था। वो किसी भविष्य के शहर से आई एक बेहतरीन कलाकृति जैसा लग रहा था। इसी बीच उसने वहीं पर एक छोटा सुपरमार्केट भी खोल लिया। उसने सिगरेट, स्नैक्स और जरूरत का सामान बेचना शुरू किया, यहां तक कि उसने वहां कई वॉशिंग मशीनें भी लगवा दी। कपड़े धोने की सुविधा देकर उसका गैस स्टेशन एक छोटे आत्मनिर्भर समुदाय में बदल गया था। उसकी चर्चा अब हर तरफ होने लगी थी। मजदूरों की तारीफ की वजह से हर कोई फूड चेन के बारे में जान गया था। एक दिन जब वो हिसाब कर रहा था, चेन शो कुछ लोगों के साथ आए। उनका नेता 40 की उम्र का एक आदमी था, जिसके साथ 2 युवा सहायक थे जिनके पास कैमरे थे। चेन शो ने उनका परिचय कराया और बताया कि वे सदर्न एयरलाइंस हेडक्वार्टर के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हैं। ये मैनेजर चुन ईमो थे, जो भविष्य के एयरलाइन ऑपरेशंस के लिए एक सर्वे करने आए थे। ये जानकर फूड चेन की धड़कनें तेज हो गईं। वह तुरंत हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया और चुन ईमो की पेशेवर मुस्कान का जवाब अपनी मुस्कान से दिया। चुन ईमो ने कहा कि उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और डायरेक्टर चेन रास्ते भर उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। फचिन ने बड़ी विनम्रता से अपनी तारीफ को टाल दिया और चुन ईमो तुरंत अपने आने की असली वजह पर आ गए। उन्होंने बताया कि जब वो हवाई अड्डे के आसपास घूम रहे थे तो दूर से ही उनकी नज़र इस शानदार डिजाइन वाली इमारत पर पड़ी। डायरेक्टर शाइन ने उन्हें बताया था कि ये एक होटल है जिसका जल्द ही उद्घाटन होने वाला है, और चुन इमो ने पूछा कि क्या वो ही इसके मालिक हैं। जब फचिन ने इस बात की पुष्टि की तो चुन इमो ने होटल देखने की इच्छा जताई, जिसे बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया गया, और फिर अपने बही खाते एक तरफ रखकर वो उन्हें होटल की ओर ले गए। उसी दौरान चुन इमो ने उनसे कई तीखे सवाल पूछना शुरू कर दिए। उनके जवाब बिल्कुल शांत और स्पष्ट थे, और जैसे ही वो उन्हें होटल की लॉबी में ले गए, मरम्मत का काम चलने के बावजूद वो सब उसे देखकर हैरान रह गए। वहां खड़े होकर दूर चल रहा निर्माण कार्य साफ दिखाई दे रहा था, जहां क्रेनें काम में जुटी थीं, जिसे देखकर भविष्य की तस्वीर साफ नजर आने लगी थी। इस जगह से उड़ते हुए चांदी जैसे हवाई जहाज दिखाई देते थे, जो एक ऐसा नजारा था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। मैनेजर चुन इमो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने फचिन की ईमानदारी से तारीफ करते हुए कहा कि वो उनकी दूरदर्शिता से काफी प्रभावित हुए हैं। जब बाकी सब सिर्फ मुआवजे के पैसों पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने इसके भविष्य की कीमत को पहचान लिया था। इसी बीच उनके सहायक अपने काम में व्यस्त थे। वो लगातार तस्वीरें ले रहे थे और जानकारी नोट कर रहे थे।
तभी हम छत की ऑब्जर्वेशन डेक पर पहुंचे जहां से पूरा नज़ारा सामने खुल गया। वहां से हवाई अड्डे के निर्माण का पूरा इलाका दिखाई दे रहा था और चुनिमो ने दूर देखते हुए अपनी एयरलाइन के क्रू मेंबर्स के बारे में बात करना शुरू की। उन्होंने बताया कि हर उड़ान के बाद उनके क्रू मेंबर्स को आराम करने के लिए जगह चाहिए होती है और पार्टनर होटलों के लिए उनके मापदंड बहुत ऊंचे होते हैं। सुरक्षा, निजता और सुविधा के मामले में वो कोई समझौता नहीं करते थे और इस होटल की भौगोलिक स्थिति इसे एक अनोखा फायदा देती थी। ये हवाई अड्डे के सबसे नजदीक की इमारत थी, यहां तक कि उनके प्रस्तावित स्टाफ हॉस्टल से भी पास। और फिर वो फचिन की ओर मुड़े। अपनी आंखों में एक चमक के साथ उन्होंने फचिन से पूछा कि होटल खुलने के बाद क्या वो उनके एक खास प्रस्ताव में दिलचस्पी लेंगे। वो जानना चाहते थे कि क्या ये होटल अनिंग एयरपोर्ट पर सदर्न एयरलाइंस के क्रू के लिए ठहरने की खास जगह बन सकता है। ये सुनकर फचिन का दिल धड़क उठा, क्योंकि वो जानते थे कि किसी एयरलाइन के साथ लंबे समय का समझौता एक बहुत बड़ा मौका था। इसका मतलब था कि खुलने से पहले ही उनके होटल के पास बेहतरीन और भरोसेमंद ग्राहक होंगे, जो सच में किसी सपने के सच होने जैसा था। अपनी खुशी को दबाते हुए उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें इसमें पूरी दिलचस्पी है और चुनिमो ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उन्होंने वादा किया कि निर्माण पूरा होने के बाद एक प्रोफेशनल टीम इस साझेदारी को अंतिम रूप देने के लिए होटल की जांच करेगी। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उन्हें देते हुए कहा कि वो संपर्क में रहें, और फिर वो लोग वहां से चले गए। फचिन कुछ देर छत पर अकेले खड़े हवा को महसूस करते रहे और सोचते रहे कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। फिर वो नीचे जाने के लिए तैयार हुए। तभी उनकी तिरछी नजर दूर सड़क पर खड़ी एक कार पर पड़ी। वो जंग डॉक्यून की गाड़ी थी। जंग डॉक्यून अंदर किसी और के साथ बैठे थे और होटल की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से कुछ कह रहे थे। और फिर हम फचिन को शांति से नीचे जाते हुए देखते हैं जब वो सुवान को किसी के बारे में पता लगाने का मैसेज भेजते हैं। उन्होंने अपने फोन से जूम करके उन दोनों आदमियों की एक धुंधली फोटो ली और साथ में एक नोट भी लिख दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जंग डॉक्यून के पास सूट पहने बैठे उस आदमी के बारे में हर मुमकिन जानकारी चाहिए। सुवान ने लगभग तुरंत ही जवाब दिया। खतरे को भांपते हुए उन्होंने काम शुरू कर दिया और फचिन ने जवाब दिया कि शायद अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। और फिर वो गेट की ओर चल दिए। वो अंकल झाओ के पास पहुंचे और उनसे मदद मांगी, जिस पर वो तुरंत तैयार हो गए और फचिन की बात सुनने का इंतजार करने लगे। फचिन ने बताया कि उन्हें लकड़ी का एक बेहतरीन और हाथ से नक्काशी किया हुआ बोर्ड चाहिए, जिस पर अंकल झाओ ने पूछा कि उस पर क्या लिखा होना चाहिए। पेन और कागज निकालकर उन्होंने बड़ी सावधानी से वो शब्द लिखे जो वो चाहते थे कि सबको दिखाई दें। बोर्ड पर लिखा था कि बिना पैसे दिए मेहमानों का अंदर आना सख्त मना है। अंकल झाओ ने हैरान होकर कुछ पल उन शब्दों को देखा। फिर वो मुस्कुराए, क्योंकि वो समझ गए थे कि फचिन कुछ खास लोगों के लिए नियम बना रहे हैं और उन्होंने इस काम के लिए शहर के सबसे अच्छे बढ़ई को ढूंढने का वादा किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि काम बेहतरीन होगा और 3 दिन बाद वो बोर्ड बनकर तैयार हो गया। शीशम की लकड़ी से बना वो बोर्ड होटल के निर्माण स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सबसे खास जगह लगाया गया। इस बोर्ड ने तुरंत सबका ध्यान खींचा, खासकर उन मजदूरों का जो खाने के लिए पास के गैस स्टेशन पर आते जाते रहते थे। वो वहां से गुजरते हुए उस पर नजर डालते और मन ही मन मुस्कुराते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि यह संदेश किसके लिए है। जाहिर है कि झांग डैकियन ने भी इसे देखा और वो समझ गए कि बिना पैसे वाले मेहमानों का मतलब उनके और उनके साथी से ही है। ये फचिन का उन्हें सीधा संदेश था कि उनकी लालची नजरों का उनकी जमीन पर कोई काम नहीं है, जो वाकई एक साहसी कदम था। उसी शाम सु वान का फोन आया और उन्होंने बताया कि वो आदमी ली हु है जो अपने खास तरह के कारनामों के लिए मशहूर है। वो ऐसे कीमती प्रोजेक्ट्स ढूंढता था जिनमें कोई कमी या विवाद हो और फिर उन्हें कम कीमत पर हड़पने के लिए कई तरह की चालें चलता था। उन्हें फिर से सजा धजा कर भारी मुनाफे पर बेचने के बाद वो अपने पीछे कई तबाह हुई कंपनियां छोड़ जाता था। सु वान की रिपोर्ट काफी डराने वाली थी। हर शब्द के साथ फचिन की चिंता बढ़ती जा रही थी और उन्होंने सोचा कि ऐसा आदमी झांग डैकियन के साथ कैसे मिल सकता है। सु वान ने तुरंत जवाब दिया कि पिछले महीने ही सरकारी रिकॉर्ड में ली ह्यू के नाम से एक निवेश कंपनी सामने आई है। पता चला कि ली ह्यू ने झांग डैकियन के छोटे भाई के साथ मिलकर अनिंग कोंगैंग नाम की एक नई कंपनी बनाई है। जब सुवान ने उनसे कंपनी के पते का अंदाजा लगाने को कहा तो सच्चाई जानकर फचिन को गहरा सदमा लगा। उन्होंने पूछा कि क्या वो उनकी अपनी जमीन है, और सुवान की आवाज गंभीर हो गई, क्योंकि उन्होंने उनके डर को सच साबित कर दिया था। वो वाकई उनकी जमीन थी। अब सब कुछ साफ हो चुका था, क्योंकि झांग डैकियन ने कभी उन्हें शांति से रहने देने का सोचा ही नहीं था। उसे जानबूझकर विकास क्षेत्र से बाहर रखा गया था ताकि बाद में उसकी जमीन को हड़पा जा सके, क्योंकि वो जानते थे कि इसकी कीमत बहुत बढ़ने वाली है। अपने भाई और ली ह्यू की कंपनी को साथ मिलाकर उनका असली मकसद इस पूरे इलाके को अपनी जेब में डालना था। फचिन का होटल उनके मुनाफे के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था, इसलिए वो उसे बाहर निकालने के लिए हर मुमकिन चाल चल रहे थे। वो उनके होटल को अपना बनाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि पुरानी छोटी मोटी चालें तो सिर्फ एक शुरुआत भर थीं।
अब जब असली शिकारी मैदान में आ चुके थे तो परेशान फचिन ने सू वान से पूछा कि उनका अगला कदम क्या होगा। सू वान ने समझाया कि ली ह्यू के काम करने के 3 तरीके हैं, जिसकी शुरुआत उनकी साख को खराब करने वाले दुष्प्रचार से होगी। वो उन्हें एक बोझ की तरह दिखाएंगे ताकि उनके साथियों का भरोसा टूट जाए, और फिर दूसरा कदम होगा उन पर लगातार कानूनी मुकदमे थोपना। वो बेबुनियाद मुकदमों से उनकी हिम्मत और पैसा खत्म कर देंगे और आखिर में उनकी आर्थिक मदद के सारे रास्ते बंद कर देंगे। फचिन काफी देर तक खामोश रहे और इस बात को समझते रहे, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि अगर वो मुकाबला चाहते हैं तो वो भी तैयार हैं। वो इसे अंजाम तक ले जाने के लिए ठान चुके थे। हालांकि सू वान को उनकी फिक्र हो रही थी, फिर भी फचिन ने उनसे कंपनी के हर लेन देन और चाल पर नजर रखने को कहा ताकि उनके अगले कदम का पता चल सके। इसी बीच उन्होंने नानजिंग के साथ अपनी साझेदारी को जल्द पूरा करने का सोचा, क्योंकि उन्हें खुद को बचाने के लिए एक शक्तिशाली साथी की जरूरत थी। साथ ही होटल का काम तेजी से पूरा करना जरूरी था ताकि पैसा आने लगे और वो लंबे समय तक उनका सामना कर सकें। उनका पक्का इरादा देखकर सुवान ने चैन की सांस ली और कहा कि वो अब सच में बड़े हो गए हैं। उन्होंने खिड़की से बाहर उस बोर्ड को देखा जिस पर प्रवेश निषेध लिखा था, और खुद से कहा कि इस बेरहम दुनिया में उन्हें खुद को बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने महसूस किया कि जिंदा रहने के लिए उन्हें उन दुश्मनों से भी ज्यादा ताकतवर योद्धा बनना होगा जो उनके दरवाजे पर खड़े थे। मशीनरी फैक्ट्री का हमला हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और भयानक था, क्योंकि रातों रात अनिंग टाउन के कई लोकल फोरम पर खबरें फैल गईं। साथ ही शहर के मीडिया अकाउंट्स पर कड़े शब्दों और भड़काऊ हेडलाइंस वाले लेखों की बाढ़ आ गई, जिसका मकसद लोगों का गुस्सा भड़काना था। उनमें पूछा गया कि एक अकेले नौजवान के पास एयरपोर्ट के पास इस गैर कानूनी निर्माण के लिए $5 लाख कहां से आए। उन लेखों में क्लाउड होटल के पीछे के पैसे का सच बताने का दावा किया गया और रनवे से 100 मीटर से भी कम दूरी पर बनी इस इमारत को सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। उन्होंने तर्क दिया कि ये भविष्य की उड़ानों के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, और फचिन को एक लालची इंसान और संदिग्ध पृष्ठभूमि वाला बताया गया। उन्हें एक ऐसे आदमी के रूप में दिखाया गया जो पैसों के लिए जनता की सुरक्षा को नजरअंदाज करता है, और ये भी इशारा किया गया कि उनका लोन गलत तरीकों से लिया गया है। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि बैंक और एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ उनके गलत संबंध हैं, और इस तरह हर किसी को बदनाम करने की कोशिश की गई। जैसे ही ये लेख इंटरनेट पर वायरस की तरह फैले, लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई कि एक नौजवान के पास इतनी ताकत अकेले नहीं हो सकती, पक्का कोई उसके पीछे है। सब ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि वो इस मुसीबत को कैसे संभालता है, जबकि उसका दुश्मन इस तबाही को देखकर खुश हो रहा था। वो इन लेखों को अलग अलग चैट ग्रुप्स में भेज रहा था और अपनी तरफ से भड़काऊ बातें लिखकर आग में घी डालने का काम कर रहा था। उसने दावा किया कि बिना गुणों वाले लोगों के साथ बुरा ही होता है। जल्द ही ये नकारात्मक बातें एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर तक पहुंच गईं। चेन शो ने तुरंत फचिन को फोन किया। उनकी आवाज में घबराहट थी जब उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने इंटरनेट पर चल रहे उन लेखों को देखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऊपरी अधिकारियों पर बहुत दबाव है, लेकिन फचिन ने बड़ी शांति और दृढ़ता से जवाब दिया। उन्होंने चेन शो से कहा कि वो इसे संभाल लेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि सच सबके सामने आएगा, और फिर उन्होंने फोन काट दिया। इससे पहले कि वो चैन की सांस लेते, अंकल झाओ उनके पास आए, जो इस सरेआम की जा रही बदमाश से बहुत गुस्से में थे। जब फचिन ने पूछा कि क्या हुआ, तो अंकल झाओ ने बड़ी नाराजगी के साथ बताया कि अभी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या हुआ है। होंगफा कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी ने उनके अनुभवी कारीगरों को अपने साथ मिलाने के लिए कुछ लोगों को साइट पर भेजा था। उन्होंने दोगुनी मजदूरी, कई सुविधाओं का लालच दिया, और फचिन का दिल ये जानकर बैठ गया कि कुछ युवा मजदूर उनके बहकावे में आ रहे हैं। वो उन युवा मजदूरों के पास गए, लेकिन उन्हें डांटा नहीं, बल्कि शांत रहकर उनसे कहा कि वो उनकी स्थिति को समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो जाना चाहते हैं तो वो उन्हें रोकेंगे नहीं, और उनकी पाई पाई का हिसाब चुकता कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि क्लाउड होटल के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और फिर वो वहां से मुड़ गए। वो सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहे, लेकिन आखिर में कोई भी नहीं गया, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं थे। वो देख सकते थे कि कौन उनका भविष्य बना रहा है और कौन सिर्फ तबाही मचाने आया है। इसलिए अंकल झाओ की टीम टिकी रही। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अगली मुसीबत भी तुरंत आ गई, और अगले ही दिन उन्हें कोर्ट का समन मिला। एक ऐसी कंपनी ने उन पर मुकदमा कर दिया जिसका नाम उन्होंने कभी नहीं सुना था। उनका दावा था कि ये प्रोजेक्ट उनके कारोबार में बाधा डाल रहा है। उन्होंने $10 लाख के हर्जाने और होटल का काम तुरंत रोकने की मांग की, जो वाकई एक बहुत बड़ी चाल थी। कंपनी का पता एक बंजर जमीन थी जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। यह साफ तौर पर एक झूठा और परेशान करने वाला मुकदमा था। उनका मकसद सिर्फ उन्हें रोकना और उनके बचे हुए पैसे खत्म करना था, ताकि उन्हें मजबूरन वकील करके अपना बचाव करना पड़े। पहले से ही पैसों की कमी के बीच ये नया खर्चा एक बड़ा झटका था, जिसकी वजह से वो अब सिर्फ 3-4 घंटे ही सो पाते थे। वो दिन भर साइट संभालते, मजदूरों का हौसला बढ़ाते और वकीलों से मिलते, जब तक कि वो पूरी तरह से थक नहीं जाते।
तभी एक आवाज ने उन्हें न डरने को कहा और समझाया कि ये घटिया चालें गेबुई चैन जैसे लोगों का पुराना तरीका है। कई लोग इसमें फंस चुके थे, लेकिन उनसे कहा गया कि वो उनसे अलग हैं और उन्हें स्टेशन के बाहर देखने को कहा गया। अपनी थकान मिटाते हुए फचिन उलझन में गेट तक गए और देखा कि गैस स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। वहां हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थीं जहां तक नजर जा रही थी, एक के बाद एक कतार में खड़ी हुई। गाड़ियों की इतनी बड़ी संख्या हैरान कर देने वाली थी, जो इन हालात में लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। गाड़ियों की वो कतारें इस बात का गवाह थीं कि प्रोजेक्ट को लेकर हवा का रुख बदल रहा है। फचिन ने अपनी आंखें मली और बाहर गेट पर आए। वो अब भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब क्या है। स्टेशन के बाहर खुले मैदान में दर्जनों मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद फोन लेकर एक साथ जमा थे। वो उन सभी लेखों के नीचे कमेंट कर रहे थे जो फचिन को बदनाम करने के लिए लिखे गए थे। उनके शब्द शायद थोड़े कड़े या गुस्से वाले थे, लेकिन वो जानते थे कि फचिन ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है और वो उनके लिए खड़े होने को तैयार थे। उन्हें देखकर फचिन की आंखों में फिर से आंसू आ गए, पर इस बार वो खुशी और एहसान के थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि गेबुई चैन के पास पैसा और टीम तो है, पर उसके पास कभी वो नहीं होगा जो उनके पास है, यानी लोगों का सच्चा भरोसा। उन्होंने अपनी आंखें पोंछीं और उनकी तरफ बढ़े। उन्होंने भाई झांग और दूसरों को आवाज दी जिन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अच्छे लोगों के साथ बुरा होता नहीं देख सकते थे, और उन्होंने फचिन को न डरने को कहा। हजारों भाइयों के साथ खड़े होकर उन्होंने वादा किया कि अगर किसी ने उन्हें छूने की हिम्मत भी की तो वो उनके हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला देंगे। उनके उन ईमानदार और पक्के इरादों वाले चेहरों को देखकर फचिन के दिल से सारा डर और उलझन गायब हो गई। एक बार फिर हिम्मत जुटाकर उन्होंने नानजिंग के मैनेजर चुन इमो को फोन किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना परिचय दिया। उन्होंने इंटरनेट पर चल रही अफवाहों को स्वीकार किया और साफ कहा कि वो कोई फालतू बहाने या सफाई नहीं देना चाहते। इसके बजाय उन्होंने मैनेजर और उनकी टीम को सीधे न्योता दिया कि वो जब चाहें आकर होटल की जांच कर सकते हैं। उन्होंने एक शर्त भी रखी कि अगर जांच में सब सही रहा तो वो तुरंत समझौता करेंगे और वो उन्हें 3 साल तक 20% की छूट भी देंगे। अगर वो नाकाम रहे तो वो उनके आने जाने का पूरा खर्चा खुद उठाएंगे। वो अपनी साख और इज्जत की बाजी लगा रहे थे। मैनेजर अपनी सबसे बेहतरीन टीम लाने के लिए तैयार हो गए और उम्मीद की कि उन्हें निराशा नहीं होगी, जिस पर फचिन ने पक्का भरोसा दिलाया। फोन रखने के बाद उन्होंने तुरंत अंकल झाओ को बताया कि उनके पास जांच टीम की तैयारी के लिए सिर्फ 3 दिन का समय है। उन्होंने अपना बचा हुआ एक एक पैसा और सारा जोर इस आखिरी काम में लगा दिया। उनका मकसद होटल की उन खासियतों को दिखाना था जो उसकी असली कीमत बताती थीं। उन्होंने सजावट के बारीक काम को अभी टाल दिया और सबको बताया कि यह सिर्फ मरम्मत नहीं है, बल्कि ये एक जंग है। मजदूरों का जोश 7वें आसमान पर था। फोरमैन झांग और उनकी टीम ने तो अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद भी देर तक काम करने का फैसला किया। हजारों लोगों के इस प्रयास में जुड़ते ही एयरपोर्ट और उसके होटल प्रोजेक्ट के बीच एक अनोखा तालमेल बन गया। दिन में वे एयरपोर्ट पर पसीना बहाते और रात में वे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए लाइटों के नीचे इकट्ठा होते। पूरा कंस्ट्रक्शन साइट 24 घंटे रोशनी से जगमगाता रहता और वहां एक अलग ही जुनून और तेजी दिखाई देती। 3 दिन बाद जब चुन्मो की लीडरशिप में टीम वहां पहुंची तो यह नजारा देखकर सब दंग रह गए। वे अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान थे, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदल गया था। पूरी इमारत का हुलिया बदल चुका था और मुख्य हिस्सों में एक 5 स्टार होटल की झलक दिखने लगी थी। फुचिन उन्हें छत के टेरेस पर ले गया, जहां अब बैठने का इंतजाम था। उसने सबको गर्म चाय देते हुए उस जगह के बारे में बताया। उसने बताया कि यह क्लाउड होटल का एग्जीक्यूटिव लाउंज होगा, जो एयरपोर्ट के लिए एक शानदार व्यू गैलरी बनेगा। होटल में रुकने वाले क्रू मेंबर्स यहां से सुकून का मजा ले सकेंगे। चुन्मो और उनकी टीम दूर बने टर्मिनल को हैरानी से देखते रहे। इस बीच टीम के लोग मशीनें लेकर होटल के हर कोने की कड़ाई से जांच करने लगे और फुचिन बेचैनी से इंतजार करने लगा। 1 घंटे बाद जांच पूरी हुई और चश्मा पहने एक टेक्निकल लीड चुन्मो के पास आया। उसने एक रिपोर्ट चुन्मो को दी, जिसे वे बहुत ही धीरे धीरे और एक एक लाइन करके पढ़ने लगे। फुचिन की हथेलियां पसीने से तर थीं। आखिरकार मैनेजर ने रिपोर्ट नीचे रखी और उसे पैनी नजरों से देखा। उन्होंने माना कि फुचिन ने चमत्कार कर दिया था। क्वालिटी और डिजाइन कमाल के थे। शोर का स्तर 40 डेसिबल था, जिसे जानकर फुचिन ने राहत की सांस ली। उस शांति के लिए उन्होंने सजावट की कुर्बानी दी थी, पर अब लग रहा था कि उनका दांव सही बैठ गया है। हालांकि चुन्मो का लहजा अचानक बदल गया और उन्होंने कहा कि होटल अभी अधूरा है और सुविधाएं कम हैं। यह उनके समझौते के मुताबिक नहीं था। फुचिन ने गहरी सांस ली और कोई और रास्ता सोचने लगा, पर तभी चुन्मो मुस्कुरा दिए। मैनेजर ने माना कि उन्हें होटल के भविष्य पर पूरा भरोसा है और उन्होंने खुद एक जोखिम लेने का फैसला किया है। उन्होंने 2 दस्तावेज निकाले, एक पार्टनरशिप का लेटर था और दूसरा एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट, जिसके बारे में उन्होंने बताया।
इस लेटर पर तुरंत साइन किए जा सकते थे, जो एयरलाइन के आधिकारिक रुख को दर्शाता था। इससे उसे बाहरी दबाव झेलने में मदद मिलती और फिर चुन्मो ने दूसरा पेपर आगे बढ़ाया। इस एग्रीमेंट के तहत वे अपनी पत्नी के नाम से होटल में 10 लाख का निवेश कर रहे थे। यह मदद संकट से निपटने के लिए थी, जिसमें कोई हिस्सेदारी नहीं, बस मुनाफा होने पर पैसा लौटाना था। फुचिन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैनेजर इस तरह से उसका साथ देंगे। उसने कांपती आवाज में वजह पूछी तो चुन्मो चाय पीते हुए दूर क्षितिज की ओर देखने लगे। उन्होंने माना कि फुचिन में उन्हें अपना अक्स दिखता है, जिसके पास कुछ ना होकर भी दुनिया से लड़ने की हिम्मत है। वे ऐसे सपनों को लालच में दम तोड़ते नहीं देखना चाहते थे, और फुचिन की आंखों में एक चमक आ गई। उसने झुककर मैनेजर चुन का शुक्रिया किया और वादा किया कि वो इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। उस दोपहर अपने अधूरे होटल की छत पर हमारे नायक ने उस 10 लाख के एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। जैसे ही उसने कागज पर पेन चलाया, उसे सू वान का एक मैसेज मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि शिबुया के चेयरमैन ने मार्केट से उनके बैंक के शेयर हड़पना शुरू कर दिया है। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, और फुचिन समझ गया कि अब आखिरी जंग शुरू हो गई है। चुन्मो का निवेश उसके खत्म होते हुए फंड्स के लिए किसी नई जान की तरह था, पर सू वान का मैसेज किसी बड़े झटके जैसा था। वो जानता था कि वो सिर्फ उसकी वजह से फंसी है, इसलिए उसने तुरंत उसे फोन लगाया। काफी देर बाद उसने फोन उठाया। उसकी आवाज थकी हुई थी और उसने बताया कि वो एक मीटिंग में है। उसने उसे संक्षेप में बात करने को कहा और उसका हाल पूछा, पर सू वान ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने बनावटी सहजता के साथ कहा कि यह सब बिजनेस का हिस्सा है और वो फिक्र ना करे। उसने भरोसा दिलाया कि वो सब संभाल लेगी और होटल का काम पूरा करना ही विरोधियों के खिलाफ सबसे बड़ी मदद होगी। अगर उसका प्रोजेक्ट सफल हुआ तो उसका फैसला सही साबित होगा और बैंक बोर्ड के पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। फुचिन जानता था कि वो बस उसे दिलासा दे रही है। असल में गेबुआचेन बैंक पर दबाव डाल रहा था ताकि वो सूवान को बलि का बकरा बना सकें। उसने फुसफुसाकर माफी मांगी तो सूवान ने उसे याद दिलाया कि वे दोस्त हैं। उसने कहा कि उसकी मदद निवेश नहीं, भरोसा है, और उसकी जीत में ही सबकी भलाई है। उसने संपर्क में रहने का वादा करके फोन रख दिया, पर दोस्ती और भरोसे की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। ये शब्द उसके दिल पर बोझ बन गए। अब उसे ना सिर्फ अपने होटल बल्कि सूवान के करियर के लिए भी जीतना था। हम वापस साइट पर पहुंचे जहां अंकल झाओ और बाकी मजदूर बेसब्री से खबर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे घेर लिया और पूछने लगे कि एयरलाइन वालों ने क्या कहा, पर फुचिन ने अपनी भावनाएं काबू में रखीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वे खुश हैं और एग्रीमेंट कर रहे हैं। यह सुनकर पूरी साइट पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनकी मासूम मुस्कान देख उसने ऐलान किया कि इस महीने सबकी तनख्वाह दोगुनी कर दी जाएगी। मदद करने वाले एयरपोर्ट वर्करों को भी 1000 युआन का बोनस मिलेगा। अगले दिन चुन्मो ने पैसे भेज दिए। आधिकारिक समर्थन मिलते ही होटल के अवैध निर्माण की सारी अफवाहें भी खत्म हो गईं। ये एक मजबूत ढाल थी। उसने तुरंत डायरेक्टर को फोन किया और एयरपोर्ट हेडक्वार्टर के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने को कहा। फुचिन ने कहा कि अब क्लाउड होटल और एयरलाइन के साथ हमारी पार्टनरशिप के बारे में सबको बताने का वक्त आ गया है। वो शहर के हर बड़े पत्रकार को बुलाकर अपनी आंखों से सच दिखाने का इरादा रखता था। वो होटल की शुरुआत से लेकर सारे कानूनी कागजात दुनिया के सामने रखने वाला था। डायरेक्टर तुरंत उसका इरादा समझ गए कि फुचिन दुश्मनों की चाल को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। फुचिन ने सोच समझकर जवाब दिया कि वो विरोधियों के साथ आंख मिचौली खेलकर थक गया है। वो अपने सारे पत्ते खोलना चाहता था। जब वे उसे मशहूर करना चाहते थे तो उसने उन्हें वही देने का फैसला किया। वो अपनी शर्तों पर मशहूर होगा, जिसे सुनकर डायरेक्टर काफी देर तक खामोश रहे। सच तो यह है कि डायरेक्टर के लिए भी यह बड़ा खतरा था, क्योंकि कोई भी गलती उनकी जिम्मेदारी होती। आखिरकार वे मान गए और कहा कि एयरपोर्ट को उसके जैसे साथी की जरूरत है। उन्होंने मीडिया को बुलाने का वादा किया। 3 दिन बाद की तारीख तय हुई और दोनों ने मिलकर अपनी साख के लिए लड़ने का वादा किया। वो 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और उनके नेटवर्क की वजह से शहर का हर बड़ा मीडिया हाउस वहां मौजूद था। सुबह 10 बजे कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और फुचिन ने गहरी सांस लेकर स्टेज की ओर कदम बढ़ाए। उसने सबका स्वागत किया और खुद को क्लाउड होटल के फाउंडर के तौर पर पेश करते हुए अफवाहों का जिक्र किया। उसने बताया कि कैसे कुछ लोग उसे रहस्यमयी और उसके पैसों को अवैध बता रहे थे। कुछ का कहना था कि उसकी इमारत एयरपोर्ट की खूबसूरती बिगाड़ रही है, पर वो आज सच साबित करने आया था। उसने खुद को अनिंग कस्बे का एक साधारण लड़का बताया, जिसके पास विरासत में बस अपना पुराना घर था। जब कस्बा तोड़ा गया और उसका घर अकेला बच गया तो उसने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि यह किस्मत का इशारा है। उसने बताया कि कैसे उसने विरासत के पैसे और 3 लाख युआन के लोन के साथ काम शुरू किया। उसका सपना एक खंडहर को होटल में बदलकर उसे बादलों जैसा नाम देने का था, यानी क्लाउड होटल। उसने शांत होकर कहा कि उसे उम्मीद है कि वो भी हवाई जहाजों की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा।
वो जज्बाती नहीं हो रहा था, बल्कि बस सच कह रहा था। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि पत्रकारों ने अपनी कलम रोक ली। उसने आगे कहा कि उसका एक एक पैसा ईमानदारी का है और उसके बैंक वाले दोस्त ने भी सब नियम से किया है। उसने कोने में बैठी सुवान की तरफ देख कहा कि उसे सिर्फ अपना फर्ज निभाने के लिए बदनाम किया जा रहा है। सुवान की आंखें नम थीं जब उसने ऐलान किया कि कंस्ट्रक्शन का हर कदम पूरी तरह से कानूनी है। प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाले डायरेक्टर ने भी उसकी ओर देखकर सहमति में अपना सिर हिलाया। फुचिन ने कहा कि वो अकेला खड़ा कोई जिद्दी इंसान नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं, बल्कि ये एक बड़ी साझेदारी है। उसने खुलासा किया कि साउदर्न एयरलाइंस के साथ उनकी साझेदारी पहले ही तय हो चुकी है। दीवार पर लगे कागज की तरफ इशारा करते हुए उसने बताया कि यह जगह जल्द ही एक बड़ा केंद्र बनेगी। यह एयरलाइन क्रू के रुकने का सबसे बढ़िया ठिकाना होगा, जिसे सुनकर वहां हलचल मच गई। इतनी बड़ी एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप आज की सबसे बड़ी खबर थी, जिससे पुराने सारे शक दूर हो गए। उसने पहली लाइन में बैठे साथियों की ओर इशारा किया और कहा कि उसका कोई छिपा हुआ बैकग्राउंड नहीं है। उसने बस अपने कस्बे के लिए कुछ करने की ठानी थी, जिसे इस मिट्टी का पूरा साथ मिला। उसने सबका शुक्रिया किया और फिर बारी आई सवालों की, जहां एक पत्रकार ने फुचिन से एक तीखा सवाल पूछा। पत्रकार ने सुवान पर हो रहे दबाव और हुयू कैपिटल द्वारा बैंक पर कब्जा करने की कोशिश का जिक्र किया। उसने ये भी पूछा कि क्या उसे बदनाम करने वाले लोग इसी कंपनी से जुड़े हैं और क्या ये एक सोची समझी चाल है। सबकी निगाहें उसी पर थीं जब फुचिन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किसी चीज को बनाने की सोचते हैं और दूसरे जो उसे बस लूटकर बर्बाद करना जानते हैं। उसने कहा कि होटल में बनाने वालों का स्वागत है, पर लालचियों के लिए दरवाजे हमेशा बंद रहेंगे। उसे पूरा यकीन था कि उजाला होने पर सारी साजिशों का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और दोपहर होते होते होटल की खबरें जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर अखबार में बस वही खबर थी और फुचिन की छवि अब एक जिद्दी लड़के से कुछ और ही बन चुकी थी। उसे एक जांबाज लीडर माना जा रहा था, जिसने अकेले दम पर इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत दिखाई। वो उन युवाओं की आवाज बन गया जो झुकना नहीं जानते, पर अगले ही दिन मुसीबत फिर आ धमकी। सुबह सुबह अंकल झाओ चिल्लाते हुए आए कि होटल का पानी काट दिया गया है, जिसे सुन फुचिन का दिल बैठ गया। उसने पूछा ये कैसे हुआ, जबकि बिल समय पर भरे थे, और अंकल झाओ ने भी इसकी पुष्टि की। उन्हें बताया गया कि पाइप की मरम्मत में 1 हफ्ता लगेगा। ये सब उसे परेशान करने के घटिया तरीके थे। होटल का काम तो रुका ही, पर गैस स्टेशन का चलना भी अब मुश्किल हो गया था। उसने डायरेक्टर के बारे में सोचा, पर उससे पहले ही एक अनजान मेहमान उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। उस आदमी ने अपना नाम वांग विगुआ बताया, जो एक बड़ी कंपनी के चेयरमैन थे, जिसे शहर का बच्चा बच्चा जानता था। पर कुछ साल पहले वो कंपनी कंगाल हो गई थी और आज वे कुछ खास जानकारी लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि जो गेबुआचैन फुचिन को बर्बाद करने पर तुला है, उसी ने उनकी कंपनी भी डुबोई थी। ये सुनकर फुचिन समझ गया कि वांग विगुआ उसके लिए एक मजबूत साथी साबित हो सकते हैं। फुचिन ने उनसे पुरानी बातों के बारे में पूछा तो विगुआ अपनी पुरानी यादों में खो गए, जब वे एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा फुचिन कर रहा था। उन्होंने अपनी पूरी दौलत उसमें झोंक दी थी, पर तभी गेबुआचैन वहां पहुंच गया। वो मसीहा बनकर आया, पर धोखे से उसने कौड़ियों के दाम पर उनकी मेहनत हड़प ली। आखिरकार उसने विगुआ के सारे शेयर हड़प लिए और उन्हें अरबपति से सड़क पर ले आया। वांग विगुआ की कहानी किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। हमने देखा कि फुचिन के साथ भी वही हो रहा था, पर विगुआ का अंजाम काफी बुरा था। विगुआ ने कागजों का एक बंडल निकाला जिसमें गेबुआचैन के सारे गुनाहों के सबूत थे। उसके कई फर्जी सौदों का कच्चा चिट्ठा विदेशों में खुली नकली कंपनियों में था। उसे लगा वो चालाक है, पर उसका अपना ही आदमी अब विगुआ का मुखबिर था, जिसने टैक्स चोरी के सबूत दे दिए थे। रिश्वतखोरी और हेराफेरी का ऐसा रिकॉर्ड था जो उसे हमेशा के लिए जेल पहुंचा सकता था। फुचिन के लिए यह सिर्फ कागज नहीं, बल्कि एक मजबूत हथियार था। ये उसे खत्म करने के लिए काफी था, पर उसने पूछा कि उन्होंने अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। विगुआ ने मायूसी से कहा कि उनके जैसे कंगाल इंसान में उसकी ताकतों से लड़ने का दम नहीं था। जब भी वो सबूत जमा करने की कोशिश करता, वे गायब हो जाते। फिर उसने जलती आंखों से फुचिन को देखा और कहा कि उसके पास एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का साथ है, इसलिए उसके लिए हालात अलग हैं। सदर्न एयरलाइंस के जुड़ाव से फुचिन के पास वो शोहरत थी जिसे बूचान अनदेखा नहीं कर सकता था। वेइगुआ के हाथों में ये सबूत महज रद्दी थे, पर फुचिन के हाथों में ये एक हथियार बन सकते थे। उसे यकीन था कि यही वो तलवार है जो ड्रैगन का सिर काट देगी। सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। फुचिन समझ गया कि वेइगुआ मदद नहीं मांग रहा था, बल्कि अपना आखिरी बदला उसे सौंप रहा था। तभी चिनशो का फोन आया और कमरे की खामोशी टूट गई। पलटवार का समय आ चुका था। फुचिन ने पक्के इरादे के साथ ये चुनौती स्वीकार कर ली। फुचिन ने खुद से वादा किया कि इंसाफ में देर भले हो, पर वो जांच टीम को जरूर मिलेगा।
जांच टीम के कस्बे में आने की खबर आग की तरह फैल गई और झेंग डेकिन से 5 घंटे तक पूछताछ हुई। जब वो बाहर आया तो उसका घमंड चूर चूर हो चुका था और आधे घंटे बाद साइट के नलों में फिर से साफ पानी आने लगा। उस रात फुचिन ने उन कागजात के साथ खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। वो बूचांग को चारों खाने चित करना चाहता था, इसलिए उसने सुआन को फोन किया। उसने सुआन से कहा कि उसे एक भरोसेमंद और असरदार मीडिया हाउस से संपर्क करना है। सुआन उसका इरादा समझ गई और पूछा कि क्या वो सब कुछ उजागर करना चाहता है। वो सोच रहा था कि इस मोड़ पर दुश्मन को कितना दिखाना सही होगा। वो अपने पत्ते जल्दी खोलने का जोखिम जानता था। ऐसी लड़ाई में सही वक्त ही सब कुछ होता है। ये चूहे बिल्ली के खेल जैसा था और उसे अगला कदम सोच समझकर उठाना था। उसने फिर दोहराया कि उसे एक ताकतवर और भरोसेमंद मीडिया चैनल की जरूरत है। सुवान ने फिर पूछा कि क्या वो उसे तबाह करना चाहता है। फूचिन उस अंधेरे ऑफिस को देखने लगा। रात की खामोशी में उसने कहा कि यह सिर्फ तबाही के बारे में नहीं है, ये इंसाफ है। सुवान ने एक प्रोड्यूसर का नाम सुझाया जो एक खोजी शो चलाता था और उसका कॉलेज सीनियर था। वो प्रोड्यूसर काले बाजार से नफरत करता था और उसका शो पूरे प्रांत में सबसे मशहूर था। जिनकी भी बारी वहां आती वे खत्म हो जाते। फूचिन ने उन कागजों के ढेर से खास सबूत ढूंढ निकाला। उसे शेल कंपनियों के जरिए हुए गैर कानूनी मुनाफे के रिकॉर्ड मिले, पर उसने अभी सारे पत्ते नहीं खोले। उस बूढ़े लोमड़ी बूचांग की असलियत उसे प्याज की परतों की तरह धीरे धीरे उतारनी थी। वो चाहता था कि बूचांग खौफ में जिए, इसलिए उसने वे फाइलें भेज दी। उसने अपना नाम नहीं लिखा, बस ईमेल के अंत में एक लाइन लिखी, ये तो बस शुरुआत है। 2 दिन बाद वो खोजी प्रोग्राम टीवी पर आया और उसका शीर्षक बहुत ही धमाकेदार था। उसका नाम था बूचांग का गुप्त साम्राज्य। वो शो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था जिसमें आंकड़ों और विशेषज्ञों की बातें थीं। फूचिन के दिए सबूतों को एक एक कर खोला गया और लाखों दर्शकों के सामने उसकी सच्चाई आ गई। शो के होस्ट ने तीखे लहजे में पूछा कि बाजार कुछ लोगों के लिए बिना कानून वाला एटीएम कैसे बन गया। उसने सवाल किया कि हमारा सिस्टम ऐसी गैर कानूनी हरकतों पर अपनी आंखें कैसे मूंद सकता है। फुचिन समझ गया कि बूचांग का अंत शुरू हो गया है। सच तो यह है कि इसका इंतजार बहुत पहले से था। उस रात घबराए हुए निवेशकों की वजह से हुयू कैपिटल की वेबसाइट ठप हो गई। अगले दिन उनके शेयर की कीमत धड़ाम से गिर गई। बिकवाली का ऐसा सैलाब आया कि निकलने का मौका ही नहीं बचा। जबकि बूचांग का फोन लगातार बज रहा था। उस पर पूछताछ, अपमान और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का भारी दबाव था। बरसों की मेहनत से खड़ा किया उसका साम्राज्य अब डगमगा रहा था। हफ्ते के अंत तक सब कुछ बिखरने लगा और आखिरी ताबूत की कील एनिंग टाउन से आई। जांच के तीसरे दिन झेंग डेकिन दबाव झेल नहीं पाया और उसने बूचांग का नाम उगल दिया। उसने सब कबूल कर लिया कि कैसे उन्होंने जमीन हड़पने की साजिश रची और उसने कितनी रिश्वत ली थी। उसने अपने हर काले कारनामे की जानकारी दी और जांच टीम को उसकी उस कंपनी का पता चला जिसमें बूचांग का भाई पार्टनर था। उस कंपनी का नाम था एनिंग एम्प्टी स्पेस सर्विस और जल्द ही झेंग डेकिन को कानूनी अधिकारियों के हवाले कर दिया गया। उस शाम गैस स्टेशन जल्दी बंद हो गया और फूचिन ऑफिस में बैठकर नए सामान का हिसाब करने लगा। अंकल झाओ को उसे अकेला छोड़ने में डर लग रहा था, इसलिए वे भी वहां रुक गए। वहां सब शांत था। बाहर मूसलाधार बारिश को देखकर अंकल झाओ ने कहा कि मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। फूचिन को भी अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला और एक डरा हुआ गार्ड अंदर भागा। उसने चिल्लाकर कहा कि हथियारों के साथ गुंडे आए हैं जो सब कुछ तोड़ रहे हैं और वे रुक नहीं रहे। अंकल झाओ तुरंत बेलचा लेकर खड़े हो गए। लगता है कि लड़ाई अब उनके दरवाजे तक आ पहुंची थी। उसकी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? वो अपनी मौत खुद ढूंढ रहा है। फूचिन का दिल बैठ गया, पर उसने खुद को संभाला और अंकल झाओ को पुलिस बुलाने को कहा। गार्ड ने कांपती आवाज में कहा कि बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने सारे फोन तोड़ दिए हैं। ये उनकी सोची समझी चाल थी। वे पूरी साइट को बर्बाद करना चाहते थे और फूचिन समझ गया कि इस बार बूचांग आर पार की लड़ाई के मूड में है। वे महज मामूली गुंडे नहीं थे, बल्कि पेशेवर लोग थे जिनका मकसद सिर्फ तबाही मचाना था। अगर साइट बर्बाद हुई या कोई जान गई तो उसका ये होटल प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता और बूचांग ये बात अच्छी तरह जानता था। पलक झपकते ही उसने अंकल झाओ को गेट संभालने को कहा और खुद कुछ करने निकल पड़ा। बूढ़े झाओ ने पूछा कि वो क्या करेगा। मैं मदद लेने जा रहा हूं। बाहर से होटल की इमारत की तरफ से तोड़फोड़ और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हाथों में हथियार लिए कई लोग उन कांच की दीवारों को तोड़ रहे थे जिन्हें उसने अभी अभी लगवाया था। तभी पीछे से तेज लाइट चमकी और एक बिना नंबर वाली काली वैन उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। वे उसे मारना चाहते थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। तभी अचानक फोरमैन झांग ने आकर उसे धक्का दे दिया। फोरमैन ने उसे चिल्लाकर भागने को कहा और अगले ही पल वो वैन की टक्कर से दूर जा गिरा। वो वैन एक पल के लिए भी नहीं रुकी और अंधेरे में तेजी से गायब हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आंसुओं और बारिश की वजह से उसे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, पर वो जा नहीं सकता था।
अगर वो भागता तो झांग की कुर्बानी बेकार जाती और अंकल झाओ अकेले पड़ जाते। उसके दिल में एक अजीब सा गुस्सा और बदला लेने की आग भड़क उठी। उसने उन गुंडों की तरफ देखा और उसकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अपनी कार की तरफ जाने के बजाय उसने कुछ और ही सोचा। वो दौड़कर उस बुलडोजर की तरफ गया जिसे चलाना फोरमैन झांग ने उसे सिखाया था। इंजन चालू होते ही वो लोहे का दानव गरज उठा और उसकी आवाज से जमीन कांपने लगी। वे गुंडे उस अचानक हुए शोर से घबरा गए और फूचिन उस भारी बुलडोजर को उनकी तरफ मोड़ने लगा। वो बहुत ही ताकत और दबाव के साथ आगे बढ़ा, जिससे एक गुंडा डर के मारे चिल्लाया कि ये तो पागल है। हाँ, वो वाकई पागल हो चुका था। वे सब जान बचाकर इधर उधर भागने लगे और उसने उनका पीछा नहीं किया। तभी बारिश में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। चिनशो और सुवान गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने फोरमैन झांग को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। उन्होंने फूचिन को बुलडोजर के अंदर बैठे देखा और सुवान कांपती आवाज में उसका नाम पुकारने लगी। उसने उसे नीचे आने को कहा और वो ऊपर से कूदकर सीधा सुवान के गले लग गया। उसने धीरे से कहा कि उसने किसी को नहीं मारा और सुवान ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज भर आई और उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, पर फूचिन जानता था कि बूचांग के साथ ये आखिरी लड़ाई अब शुरू हुई है। ये आर पार की जंग थी। फोरमैन झांग को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि काफी खून बह चुका है, पर अब वो खतरे से बाहर है। अस्पताल में फूचिन के दिमाग में बार बार वही एक्सीडेंट का सीन घूम रहा था। सुआन ने उसके कंधों पर कोट डाला, जबकि चिंशो लगातार फोन पर बात कर रहा था। चेन बोइंग ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया और पुलिस पर इस हमले की जांच करने के लिए दबाव डाला। बूचांग की इस हरकत ने फूचिन का काफी नुकसान किया था, पर अब वो कानून की नजरों में एक बड़ा मुजरिम बन चुका था। पुलिस ने रात भर तलाशी ली और शहर से भागने की कोशिश कर रहे उन सभी गुंडों को धर दबोचा। वो बिना नंबर वाली वैन एक खदान में लावारिस मिली और तुरंत उन लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई। सबूतों के सामने गुंडों ने हार मान ली और कबूला कि उन्हें बूचांग के सबसे खास आदमी ने काम पर रखा था। वो आदमी बूचांग के सारे काले काम संभालता था, पर पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसने अपनी जान दे दी। उसे लगा कि इससे उसका बॉस बच जाएगा, पर उसने फूचिन और उन सबूतों को कम आंकने की गलती की थी। फूचिन ने सुआन से उस खोजी शो के प्रोड्यूसर से तुरंत बात करने को कहा। फिर उसने चिनशो से कहा कि वो जांच आयोग के साथ उसकी मीटिंग तय करे। वो अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार था। उसने उन सबूतों की 2 कॉपियां बनाई, एक टीवी स्टेशन को भेजी और दूसरी सीधे बड़े अधिकारियों को दे दी। इसके तुरंत बाद पूरे प्रांत के बाजार और राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा तूफान आ गया। टीवी की टीम ने पूरा हफ्ता लगाकर 1 घंटे का स्पेशल शो तैयार किया, जिसने लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ ही दिनों में सारा विरोध खत्म हो गया और जब हालात सुधरे तो मदद करने वाले सभी लोग साथ जमा हुए। एनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब खुल चुका था और वहां काफी रौनक थी। फूचिन ने वहां कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसने बस झुककर सबका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब वो आसमान सबका था। हम फिर से होटल की उस छत पर पहुंचे, जो अब एनिंग टाउन का सबसे खूबसूरत नजारा बन चुकी थी। सुवान ने उसे शैंपेन का गिलास दिया और मजाक में कहा कि अब वो सच में एक कामयाब इंसान लग रहा है। उसने कहा कि उसने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इस जगह और लोगों की जिंदगी ही बदल दी है। अपने होटल की जगमगाती रोशनी देखकर उसे महसूस हुआ कि उस अनाथ बच्चे को आखिर अपना घर मिल गया। बूचांग की जगह अब शहर से आए एक नए अधिकारी झाओ फुमिंग को दी गई थी। युवा कारोबारियों की तरफ से फूचिन ने कस्बे के भविष्य पर हुई एक बड़ी मीटिंग में हिस्सा लिया। वहां झाओ फुमिंग ने उसकी काफी तारीफ की और कहा कि क्लाउड होटल ने एक शानदार मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि फूचिन ने साबित कर दिया कि हिम्मत हो तो यहां भी विश्व स्तरीय काम हो सकता है। उन्होंने बताया कि अब से इलाके के विकास के लिए उसी होटल के ऊंचे मानकों को अपनाया जाएगा। उनका मकसद इस जगह को निवेश के लिए मशहूर बनाना था, ताकि लोग यहां आकर अपनी जिंदगी बसा सकें। मीटिंग के बाद झाओ ने उससे हाथ मिलाया और माना कि पहले उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। उन्होंने वादा किया कि अब इस जगह को उसके नेतृत्व की जरूरत है और वे उसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। अधिकारी की आंखों में एक चमक थी। फूचिन समझ गया कि एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। एनिंग टाउन में अब खुशहाली आ चुकी थी और कई एयरलाइंस उसके साथ जुड़ना चाहती थीं। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैली और अब बड़े कार्यक्रमों के लिए लोग उसके होटल को ही चुनने लगे थे। शहर के व्यापारियों के बीच अब इस होटल में मीटिंग करना एक नया ट्रेंड बन गया था। उसका वो गैस स्टेशन भी अब भुलाया नहीं गया था। उसने उसे एक शानदार प्लाजा में बदल दिया था, पर कीमतें अब भी आम लोगों के बजट में ही थीं। वहां का माहौल इतना अच्छा था कि एयरपोर्ट का स्टाफ और स्थानीय लोग वहां रात का खाना खाने जरूर आते थे। फूचिन ने अंकल वोंग को होटल का इंजीनियरिंग डायरेक्टर बना दिया और सारा मैनेजमेंट उन्हें सौंप दिया। उसकी पुरानी टीम अब हर विभाग की रीढ़ बन चुकी थी और वे सब अपनी नई वर्दी में बहुत गर्व महसूस करते थे।
अब वे एक 5 सितारा होटल के कर्मचारी थे। जब वांग वेइगुआ वहां मिलने आया तो उसने फूचिन को झुककर सलाम किया। उसने नई जिंदगी देने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया, पर फूचिन ने उसे तुरंत सहारा देकर खड़ा किया। उसने कहा कि उसने बस वही किया जो सही था और इस जीत में उन जैसे बड़ों का ही साथ और आशीर्वाद था। अंधेरे को मिटाने के बाद अब वांग ने अपने पैसों से एक लीगल फाउंडेशन शुरू करने का फैसला किया। उसका मकसद उन कारोबारियों की मदद करना था जिन्हें बड़े लोग परेशान करते थे। उसने सुकून के साथ उसके कंधे को थपथ पाया। उसने माना कि अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची और अब ये दुनिया फूचिन जैसी नई पीढ़ी की है। फूचिन उसे विदा करने लगा। उसने देखा कि अब उसकी पीठ झुकी हुई नहीं थी और वो गर्व के साथ भीड़ में ओझल हो गया। एक पुराने दौर का आखिरकार अंत हो गया था और होटल के अब सुचारू रूप से चलने के बाद फुचिन को खुद के लिए थोड़ा वक्त मिला। उसने सबसे पहले झांग गांतु को जनरल वार्ड से शहर के अस्पताल के सबसे अच्छे वीआईपी रिकवरी सेंटर में भेज दिया। सारा खर्च उसने खुद उठाने का फैसला किया। जब वह उससे मिलने गया तो झांग बिस्तर पर लेटा हुआ काफी हैरान लग रहा था। वह आदमी खुशी के मारे बिस्तर से लगभग कूद ही पड़ा और उसने पूछा कि बॉस फुचिन, आप इतनी छोटी सी चोट के लिए यहां तक क्यों आए? फुचिन ने बिस्तर के पास फूलों का गुलदस्ता रखा और भाई झांग से कहा कि यह कोई छोटी चोट नहीं है। उसने उसे याद दिलाया कि उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी और हालांकि डॉक्टर ने कहा कि उसका पैर ठीक हो रहा है, पर इसमें अभी लंबा समय लगेगा। उसने उससे बिना किसी चिंता के आराम करने को कहा, क्योंकि उसकी तनख्वाह मिलती रहेगी और इलाज का सारा खर्च होटल उठाएगा। उत्तर का वो सख्त आदमी, जो कभी मुश्किलों की शिकायत नहीं करता था, एक बच्चे की तरह भावुक हो गया और बोला कि यह सब सार्थक रहा, जबकि फुचिन ने उसके कंधे को थपथ पाया। उसने वादा किया कि अब से उनके घर की रक्षा करने की बारी उसकी होगी। अस्पताल से निकलने के बाद फुचिन को सुआन का फोन आया। जिस क्लाउड होटल लोन प्रोजेक्ट को उसने संभाला था, वह हेड ऑफिस में मशहूर हो गया था। उसे सजा मिलने के बजाय उसकी सराहना की जा रही थी। इसके बदले उसे एक शानदार पदोन्नति मिली और वह बैंक के इतिहास में सबसे कम उम्र की ब्रांच प्रेसिडेंट बन गई। वह फोन पर हंसी और पूछा, प्रेसिडेंट फुचिन, क्या आप आज रात खाली हैं? मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ, आप कहाँ जाना चाहेंगे? उसने उसी शाम अपने ही क्लाउड होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट का सुझाव दिया। उसने रसोई में सबसे बेहतरीन खाना तैयार करने के लिए कहा। खाना सबसे ऊपर वाली मंजिल के स्वीट में पहुंचाया गया। यह वो कमरा था जिसे उसने सुआन के लिए आरक्षित रखा था और जनता के लिए कभी नहीं खोला था। छत से एयरपोर्ट के नए शहर का पूरा नजारा दिखता था। जब सुआन ने उसे आते देखा तो वह उसे देखकर मुस्कुराई। उसने कहा कि यहाँ का नजारा अब भी सबसे अच्छा है। उसने मजाक में जवाब दिया कि यह तो होना ही था, क्योंकि वे उसके इलाके में खड़े हैं। उन्होंने काम या पुराने वाकयों के बारे में कोई बात नहीं की। वे दो पुराने दोस्तों की तरह लग रहे थे जो सालों बाद मिले हों। उन्होंने चाय पी और आम बातों पर चर्चा की, जब तक कि उसने अचानक उसकी ओर गंभीरता से नहीं देखा। फुचिन, क्या तुम्हें याद है जब तुमने इसे बनाने का फैसला किया था? उसने उसे जीवन भर के लिए मुफ्त प्रेसिडेंशियल स्वीट की अपनी मांग याद दिलाई। उसने सुना और सिर हिलाया। उसे वह पल अच्छी तरह याद था। उसने उससे कहा कि वह अब उस वादे को पूरा कर रहा है। सुवान अपनी ही बात पर हंसी और माना कि वह उस समय सिर्फ मजाक कर रही थी। उसने कबूल किया कि उसे लगा था कि 50,000 में एक वीरान जगह पर होटल शुरू करना पागलपन है। उसे उस पर भरोसा नहीं था। उसने मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह उसे हारते हुए नहीं देखना चाहती थी और वह उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार थी। वह चुपचाप सुनता रहा। उसने उससे कहा कि उसने एक असंभव सपने को हकीकत में बदल दिया है और वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा काबिल साबित हुआ है। फिर वह उठी और सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बोलकर कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे धीरे से चूम लिया। उसके बाद उसने उसे गले लगा लिया। उसकी आवाज थोड़ी भारी और कांप रही थी। फुचिन, मुझे तुम चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। फुचिन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उसकी बात मान ली। उस रात उन्होंने भविष्य के बारे में देर तक बातें की। जल्द ही क्लाउड होटल की दूसरी सालगिरह आई। इस जश्न में व्यापारिक दिग्गज, सरकारी अधिकारी और बड़े नेता एक साथ जमा हुए थे। हम फुचिन को एक काले सूट में सुआन के साथ देखते हैं, जो हर मेहमान का स्वागत करने के लिए बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पर खड़ा है। सुआन ने आधिकारिक तौर पर बैंक से इस्तीफा दे दिया था और क्लाउड ग्रुप की सीईओ बन गई थी, ताकि वो उसकी तरफ से सारे व्यापारिक काम संभाल सके। इससे उसे ग्रुप की रणनीतियों और विकास पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिला। चेन शो भी वहां पहुंचे, जो अब नई सिटी मैनेजमेंट कमेटी के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। वह इस नए समुदाय की असली नेता बन गई थीं। जब उन्होंने फुचिन को देखा तो वे मुस्कुराईं और उन्हें प्रेसिडेंट फुचिन कहकर पुकारा। उन्होंने मजाक में कहा कि वह अब उनके नए शहर के सबसे बड़े धन के देवता हैं। चुन ईमो भी खास तौर पर ग्वांगझू से उड़कर यहाँ आए थे। अब सदर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके चुन ईमो ने मिलते ही फुचिन को गले लगा लिया। फुचिन, उन्होंने गर्मजोशी से कहा, मेरी पूरी जिंदगी का सबसे सफल निवेश 2 साल पहले का था।
जब मैंने उस छत पर तुम्हें 10 लाख दिए थे। अंकल झाओ और झांग गांतु भी उसके पीछे गर्व से खड़े थे। एक इंजीनियरिंग डायरेक्टर था और दूसरा सुरक्षा डायरेक्टर। फुचिन ने मेजबान के रूप में मंच संभाला। उसने सबको याद दिलाया कि 2 साल पहले जब वह इसी जगह पर खड़ा था तो उसके पैरों के नीचे जमीन मलबे के सिवा कुछ नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि उस समय उसे लगा था कि पूरी दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया है, पर आज वह फिर वहीं खड़ा था, एयरपोर्ट के उस नए शहर के सबसे समृद्ध हिस्से में। उसने लोगों से कहा कि उसे कुछ जरूरी कहना है। उसका मानना था कि हमारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दूसरों ने हमें किस रेखा से बाहर कर दिया है, बल्कि यह उस पर निर्भर है जहां हम अपनी नई रेखा खींचते हैं। अगर दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो आप अपनी शर्तों पर दुनिया का स्वागत कर सकते हैं। उसका भाषण छोटा था, जो ऐसे आयोजनों में कम ही होता है, फिर भी उसे रात की सबसे जोरदार तालियां मिली। इससे पहले कि पार्टी खत्म होती, उसने सुवान का हाथ पकड़ा और वे चुपचाप बाहर निकल गए। उन्होंने सादे कपड़े पहने और एक साधारण जोड़े की तरह पार्क में टहलने लगे। पास में बच्चे हंस रहे थे और खेल रहे थे, और बुजुर्ग कसरत कर रहे थे। अचानक उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। लिन शेन वहां अपने छोटे पोते को झूला झूला रहे थे। उसे देखकर लिन शेन घबरा गए और हकलाते हुए बोले कि फुचिन अब सच में एक बड़े बॉस बन गए हैं। उन्होंने अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगी और इसे दिल पर न लेने को कहा। उसने बस अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो दिन अब बहुत पीछे छूट गए थे। उसी पल छोटा पोता दौड़ कर आया और उसे उत्सुकता से देखने लगा। लिन शेन ने जल्दी से बच्चे को बताया कि ये आदमी उनके नए शहर का गौरव है। उन्होंने उसे क्लाउड होटल के प्रेसिडेंट के रूप में मिलवाया और बच्चे से कहा कि जब वो बड़ा हो तो उसे प्रेसिडेंट फुचिन जैसा ही कामयाब बनना चाहिए। वह मुस्कुराया, बच्चे को एक टॉफी दी और वे टहलते हुए उस जगह पहुंच गए जहां कभी उसका पुराना घर हुआ करता था। आज वह जगह होटल के अंदर एक सुंदर छत वाले बगीचे में बदल चुकी थी। हम उसे और सुआन को बगीचे की एक बेंच पर साथ बैठे देखते हैं। दूर एक विशाल विमान धीरे धीरे रनवे की ओर उतर रहा था। उसकी रोशनी रात के आसमान में टूटते तारे की तरह चमक रही थी। अचानक सुआन ने पूछा कि क्या उसे कोई पछतावा है। उसने विमान को आराम से उतरते देखा और दूर घरों की हजारों रोशनियों की ओर गौर किया।